तो इसको पहले हम लोग ऐसा बम्प मैप पे कनेक्ट कर देते हैं और इस चीज को हम लोग यहाँ पर ऐसा ब्लेंड में कनेक्ट कर देते हैं फिलहाल के लिए। सबसे पहले मैं इस इमेज को यहाँ पर ओपन अप कर देता हूँ और मीडिया पोल को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमें टेक्सचर देखने को मिल रहे थे अब वैसे टेक्सचर हमें अपने जुपिटर में भी देखने को मिल रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो बफ मैप का यूज करके हम लोग ऐसा एडिशनली और मतलब टेक्सचरिंग की डिटेल्स को एडअप करते हैं। और चलिए अब मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि अब हम लोग इस ब्लैक वाले पार्ट को कैसे यहाँ फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर बिटमैप को एडअप कर देता हूँ और फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक मर्ज नोड को एडअप कर देते हैं। यहाँ पर इससे पहले हम लोग यहाँ पर ऐसा जोड़ देंगे और फिर बिटमैप के ब्लू वाले चैनल को हम लोग यहाँ पर मर्ज से ऐसा जोड़ देंगे कुछ ऐसे। और एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर इसके बैकग्राउंड से ऐसे जोड़ देता हूँ इसके ब्लू वाले पार्ट की जगह। और फिर चैनल पे हम लोग यहाँ पर आकर लुमिनेंस को सिलेक्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर आप स्काई को ऐसा देख सकते हैं कि यहाँ पर स्काई आ चुकी है हमारे अर्थ पे और अब ये चीज देखने में कुछ अच्छी लग रही है। और फिर चलिए यहाँ पर ऐसा क्लाउड जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। अब मैं यहाँ पर पेंटिंग वाला काम स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं अपने पेंट नोट पे आ जाता हूँ पहले, फिर उसके बाद आपको पेंट नोट पे आ जाना है। ठीक है, जिस भी कलर से आप यहाँ पर अपने नेबुला को पेंट करना चाहते हैं बस उस कलर को यहाँ पे पिकअप कर लेना है। बाकी सारी चीजें सेम है पहले जो हम लोग ने फॉलो की थी। तो कुछ ऐसा ही नेबुला टाइप की चीजें हम लोग को देखने को मिल रही थी। लाइक कोई सेम पर्टिकुलर कलर हमें कहीं पे भी गूगल वाले इमेज पे भी देखने को नहीं मिला था। तो हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा नेबुला क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि यहाँ पर हमें कलर्स की वेरिएशन देखने को मिले। और यहाँ पर मैं येलो कलर का इन्फ्लुएंस कुछ ज्यादा ही कर देता हूँ, देख रहे, क्योंकि यहाँ पर मैंने येलो कलर को इसलिए यहाँ पे अडॉप्ट किया ताकि यहाँ पर कुछ कुछ जगह व्हाइट वाले पार्ट देखने को मिल रहे थे। और अगर मैं एक शब्द में ऐसा डिस्क्राइब करूँ तो हमें मल्टीपल कलर्स के वेरिएशन देखने को मिल रहे थे, जिसको हम लोग ने यहाँ पर ऐसा क्रिएट कर लिया। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूँ सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कैसे हम लोग डाउनसी रिजॉल्व के फ्यूजन पेज के अंदर एक 3D स्पेस सीन को क्रिएट कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको इस वीडियो की थोड़ी और ब्रीफिंग देता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर टेक्सचरिंग का काम करते हैं डाउनसी रिजॉल्व के अंदर। मैं आपको यहाँ पे स्पेसिफिक ये बताने वाला हूँ कि हम लोग 3D एनवायरनमेंट में कैसे टेक्सचरिंग का काम करेंगे। और वहां पर मैं आपको 2-3 और स्पेशल नोट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनका यूज करके आप अपने काम के अंदर और डिटेलिंग को ला सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर प्लांट को क्रिएट करके नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये जरूर बता सकता हूँ कि आप किसी भी प्लांट को कैसे क्या क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्लैनेट की 3D मॉडल की बात कर रहा हूँ, वही मतलब टेक्सटिंग का यूज करके आप कैसे किसी प्लैनेट की 3D मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं। और जब मैं आपको इस वीडियो के अंदर अर्थ के 3D मॉडल को क्रिएट करके दिखाऊंगा तब मैं वहां पर आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको एक हाई क्वालिटी का टेक्सचर जनरेट करना है अपने 3D मॉडल के लिए। तो ऐसी चीजों को मैं इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाला हूँ। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पर ये भी सीखने वाले हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई प्लेनेट है, इसके अराउंड मुझे किसी दूसरे प्लेनेट या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा रोटेशन करवाना है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर प्लेनेट रोटेशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये बड़ी ही सिंपल सी ट्रिक है। लाइक आप इसके आउटपुट को ऐसा देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ लाइक थोड़ा ताम झाम लगा हुआ इसको बनाने में, लेकिन सच बताऊं तो यहाँ पर इस प्लेनेटरी रोटेशन को क्रिएट करने के लिए एक बड़ा ही लॉजिकल स्टेप का मैंने यहाँ पर यूज किया, जो कि आपको इस वीडियो के आगे वाले पार्ट में पता चलेगा। और इसी के साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर नेब्यूला को भी क्रिएट करके दिखाया, क्योंकि ये थोड़ा सा एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये कुछ देखने में ऐसा गैस और फॉग जैसी चीज कुछ ऐसी रहती है, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट सी चीज रहती है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर उसे भी क्रिएट करके दिखाया। और बैकग्राउंड में स्टार्स को कैसे क्या प्लेसअप करना है, ट्विंकलिंग वाली इफेक्ट कैसे क्या लानी, इन सारी चीजों को मैंने इस वीडियो के अंदर कवर अप करके दिखाया। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, अगर यहाँ पर कोई फ्यूजन पेज को सीखने की जर्नी इस वीडियो से शुरुआत करने वाला है तो मैं आपको यहाँ पे ये रिकमेंड करूंगा कि मैंने यहाँ पर फ्यूजन पेज के ऊपर मल्टीपल वीडियोस बना रखी है, जहाँ पर मैंने आपको एकदम बेसिक लेवल से चीजों को एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट की लिंक आ रही होगी, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर मल्टीपल वीडियोस हैं और वहां पर जिस सीक्वेंस में वीडियोस अरेंज हो रखे हैं उस सीक्वेंस में अगर आप वीडियोस को ऐसा देखेंगे तो आपको वहां पर फ्यूजन पेज के अंदर काम करने में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और फ्यूजन पेज के आपको बेसिक्स भी क्लियर अप हो जाएंगे। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग वाले पार्ट के अंदर सिर्फ यहाँ पे बेसिक्स को कवर अप किया है, ताकि पहले आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस आ पाए कि आप यहाँ पे चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़े एडवांस चीजों के ऊपर गए। तो चलिए, बहुत कुछ आज के इस नए वीडियो में कवर अप करने के लिए, और चलिए अच्छी वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं डाउनसी रिजॉल्व के अंदर आ चुका हूँ और एक फ्यूजन कॉम्पोजिशन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। इसे मैं फिलहाल के लिए 5 सेकंड का ही रखता हूँ और फिर फ्यूजन पेज पे निकल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि फ्यूजन पेज के अंदर कैसे क्या नेविगेट करते हैं, अगर ये किसी को नहीं पता है तो यहाँ पर मैं किन बटन्स का यूज करके चीजों को नेविगेट करने वाला हूँ, कैसे क्या काम करने वाला हूँ, इन सारी चीजों को देखने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्पेशल फीचर को इनेबल कर दिया। जैसे कि मैं अपने माउस पे राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको ऐसा बटन का नाम लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा
मैं अपने माउस पे, अपने कीबोर्ड पे किसी भी बटन या फिर बटन के कॉम्बिनेशन को प्रेस करूंगा तो वो चीज यहाँ पर आपको लिखी हुई देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो इस चीज का आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और अगर यहाँ पर कोई एक बिगिनर इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए ये चीज बड़ी हेल्पफुल होगी मेरे हिसाब से। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर फ्यूजन पेज पे आ चुके हैं, और इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक बेसिक 3D स्पेस सीन को क्रिएट करते हैं डाविंची रिजॉल्व के फ्यूजन पेज के अंदर। यहाँ पर मैं आपको सारा काम 3D के अंदर करके दिखाऊंगा, और एज ऑलवेज हमारा एक्सपोर्ट जो रहेगा, यानी कि जो हमारा रिजल्ट रहेगा वो एक 2D वाला एक्सपोर्ट रहेगा। और चलिए इसके साथ मैं आपको थोड़ा और ओवरव्यू दे देता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले कि कैसे हम लोग टेक्सचरिंग वाला काम करेंगे, और इसी के साथ मैं आपको थोड़ा बहुत और ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम लोग यहाँ पर एक 3D स्पेस सीन क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप कैसे प्लैनेट्स को क्रिएट करते हैं, बस हम लोग यहाँ पर एक स्फीयर को एडप्ट करेंगे, फिर उसके बाद टेक्सचरिंग का काम करके प्लैनेट को क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर मैं जो आपको टेक्निक बताने वाला हूँ, इससे आप किसी भी प्लैनेट को क्रिएट कर सकते हैं और एक एस्ट्रॉइड ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस वीडियो के अंदर जो भी एग्जाम्पल कवर अप होता हुआ देखेंगे, मेरी यहाँ पर मेन कोशिश ये रहेगी कि आप उस एग्जाम्पल तक ही लिमिटेड न रह जाए, मैं आपको वहां पर और भी कुछ ऐसे टेक्निक्स बता पाऊँ ताकि आप उसके बियॉन्ड भी जाकर कुछ एडिशनली कुछ और नया भी क्रिएट कर पाए। और इसी के साथ मैंने आपको जैसे कि बता दिया कि हम लोग यहाँ पर टेक्सचरिंग का काम करेंगे, और प्लैनेट्स को कैसे क्या क्रिएट करना है टेक्सचरिंग का यूज करके, उसे भी मैं अभी कुछ देर में कवर अप कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने जब 3D स्पेस सीन की बात की तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अर्थ को हम लोग कैसे क्या क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक सस्ता तरीका नहीं बताने वाला कि हम लोग कैसे अर्थ को क्रिएट करते हैं, मैं आपको यहाँ पर थोड़े अच्छे से बताऊंगा कि कैसा एक अर्थ का 3D मॉडल बना सकते हैं फ्यूजन पेज के अंदर। और अगर आपको यहाँ पे अर्थ को क्रिएट करने वाला तरीका पता चल गया तो इसी बहाने आप ऐसे किसी और भी प्लैनेट्स या फिर किसी और भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि सेम प्रिंसिपल्स हर जगह यूज होने वाले हैं यहाँ पर। और इसी के साथ मैं आपको कुछ थोड़ी वियर्ड चीज को भी क्रिएट करके दिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी तक जितनी भी बात की मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग स्पेरिफिकल चीजों पे कैसे क्या वर्क करेंगे। अब इसके बियॉन्ड जैसे कि आपने स्पेस में नेब्यूला के बारे में सुना होगा, ठीक, तो उसे हम लोग कैसे क्या क्रिएट करेंगे, तो वो थोड़ी सी डिफरेंट चीज हो गई। तो चलिए मैं उसको भी अभी इस वीडियो के आगे वाले पार्ट में कवर अप कर दूंगा। इसी के साथ मैं आपको कुछ और भी ऐसा बता दूंगा कि मान लेते हैं कोई ऐसा एक प्लेनेट है, उस प्लेनेट के अराउंड उसका एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि उसका मून रिवॉल्व कर रहा है मान लेते हैं, तो वो कैसे क्या एनिमेशन क्रिएट करनी है इसका मैं आपको इजी तरीका बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और बाकी चलिए इतनी इंट्रोडक्शन काफी है फिलहाल के लिए। और अब सबसे बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है, जैसे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो को पोस्ट करता हूँ तो जरूरी नहीं कि हमेशा मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स मेरी वीडियो को देखें, कुछ नए लोग भी आकर मेरे वीडियो को देखते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि भाई मुझे बेसिक चीजों के बारे में नहीं पता, तो मैं अपनी शुरुआत कैसे क्या करूं। तो मैंने आपको इंट्रो वाले पार्ट में प्लेलिस्ट के बारे में बताया होगा, लर्न फ्यूजन वाली प्लेलिस्ट के बारे में, आप डेफिनेटली उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि लोग फ्यूजन में कैसे क्या काम करते हैं, लाइक मतलब फ्यूजन में क्या कैसे काम होता है और इधर का सिस्टम कैसे क्या वर्क करता है। और फिलहाल के लिए मैं आपको वही फिर से सेम एडवाइस को नहीं बताने वाला। अब जैसे कि मैं यहाँ पर 3D चीजों पे वर्क करने वाला हूँ, तो चलिए मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कैसे आप इस वर्चुअल चीजों के संग वर्क करते हैं, कैसे यहाँ पर लाइटिंग का यूज होता है, कैसे टेक्सचरिंग का काम करते हैं। इन चीजों को ऐसा मैं बेसिक पार्ट में रख के अब मैं उन्हें कवर अप करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जब फ्यूजन कॉम्पोजिशन बनाते हैं तो एक मीडिया आउट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर फ्यूजन पेज में हमें 3D का काम करना रहता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ 3D वाले ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। गजब की बात यहाँ पर यह हमें देखने को मिलती है कि अगर हम लोग एक के बाद एक इस सीक्वेंस में इन ऑप्शंस पर ऐसा क्लिक करते जाएं तो एक बेसिक सा 3D सीन क्रिएट हो जाएगा। और फिलहाल के लिए मैं भी आपको कुछ क्रिएट करके भी दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर सेव 3D पे ऐसा क्लिक मार देता हूँ, इसे हम लोग इधर ले आते हैं और फिर इसके बाद मर्ज 3D पे क्लिक कर देते हैं, फिर यहाँ पर कैमरा 3D को भी एडअप कर देते हैं, स्पॉटलाइट को भी एडअप कर देते हैं, और फाइनली रेंडर 3D को भी यहाँ पे एडअप कर देते हैं। और यहाँ पर एक काम मैं बस ये करता हूँ कि यहाँ पर मैं सेव 3D से मीडिया आउट को डिस्कनेक्ट करके इससे रेंडर 3D से ऐसा जोड़ देते हैं, कुछ ऐसे। नहीं तो मैं सिंपली इस ब्लू वाले पॉइंट को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर इसके आउटपुट को यहाँ पर ऐसे जोड़ देते हैं, बस काम ऐसे कुछ बन जाएगा हमारा। और यहाँ पर आपको 3D वाली चीज नहीं दिख रही, 3D वाली चीजों को एडअप करने के बाद भी तो कुछ नहीं, बस मर्ज 3D को आपको इधर इनेबल कर देना है अपने इस वाली स्क्रीन पे, और यहाँ पर आपको 3D एनवायरनमेंट देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए मीडिया आउट का भी कोई काम नहीं है तो मैं इसे अभी बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं मर्ज 3D को इधर की तरफ इनेबल करके एक सिंगल स्क्रीन पे स्विच अप कर लेता हूँ पहले। तो सिंगल स्क्रीन पे आ जाते हैं और इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं पहले। एक मिनट, मैं चीज़ों को अरेंज भी करते जाता हूँ क्योंकि आखिर में बहुत बुरी तरह से हॉच पॉच मच जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो अब हम लोग यहाँ पर इसे ऐसा रोटेट कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं जिन भी बटन्स का यूज करके काम कर रहा हूँ
उन सबका नाम आपको यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं पहले से थोड़ा सा ज़ूम आउट कर लेता हूँ। कैमरा को थोड़ा सा पीछे खींच देते हैं, 1 मिनट। कैमरा नोट पे पहले मैं क्लिक मार देता हूँ और अब इसे थोड़ा सा पीछे खींच देते हैं कुछ ऐसे, और यहाँ पर जो भी हमारा कैमरा देख पा रहा है वो चीज़ हमारे मीडिया आउट में ऐसा विजिबल हो पाएगी। जैसे कि आपने देखा ही होगा, मर्ज 3D पे हमें यहाँ पर एक व्हाइट कलर की चीज़ खाली देखने को मिल रही है। तो इसलिए हमारे मीडिया आउट में भी बस एक व्हाइट कलर की चीज़ देखने को मिल रही है, जो कि कैमरा हमारा यहाँ पे ऐसा देख पा रहा है। ओके, और फिर इसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग प्लैनेट्स की बात कर रहे थे। प्लैनेट्स यहाँ पर स्फेरिकल या फिर सर्कुलर शेप में होते हैं। तो पहले यहाँ पर हम लोग एक सर्कुलर शेप को एडॉप्ट करते हैं। उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पर शेप 3D पे आ जाते हैं, इंस्पेक्टर विंडो को खोल लेते हैं। शेप में आकर हम लोग यहाँ पर स्फीयर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक सर्कुलर शेप एडॉप्ट हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक और चीज यहाँ पे ये बता देता हूँ, जैसे कि फ्यूजन पेज में हम लोग मिडिल माउस बटन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो अगर आपके माउस के अंदर अगर मिडिल माउस बटन ऐसा यूज करने का ऑप्शन है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप ऐसा गूगल या फिर इंटरनेट ऑनलाइन मतलब कहीं पे भी जाके एक ऐसा कुछ अल्टरनेटिव खोज लीजिए कि कैसा मिडिल माउस बटन का यूज मतलब किसी दूसरे की या फिर किसी भी चीज को ऐसा प्रेस करके आप उसका एक डमी यूज ले सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो चलिए आगे अब मैं चीज को कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं इस बॉल को थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ और फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि पहले मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। मीडिया आउट को हम लोग अपने इधर वाले स्क्रीन पे ऐसा इनेबल कर लेते हैं, डुअल स्क्रीन पे पहले आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर पहले मैं इस बॉल की साइज को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, अपने स्फीयर की साइज को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ पहले। तो मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म वाले एरिया पे आकर स्केल की वैल्यू को ऐसा 0.5 कर देता हूँ फिलहाल के लिए, 0.5 एंटर। ओके, तो अभी कुछ इतना ही से ऐसा रखते हैं। और इसके बाद मैं अभी के लिए क्या करता हूँ कि अब मैं आपको थोड़ा लाइटिंग से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो अगर मैं पहले अपने रेंडर 3D पे आ जाता हूँ और यहाँ पर कैमरा पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैमरा 3D को ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि ऐसे हमें कोई फ्यूचर में इश्यूज ना आए। और यहाँ पर लाइटिंग का ऑप्शन हमें रेंडर 3D पे देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पर लाइटिंग पे ऐसा क्लिक मारता हूँ तो यहाँ पर आपको लाइटिंग का इफेक्ट ऐसा देखने को मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पर स्पॉटलाइट से मेन लाइटिंग हमारी कंट्रोल होती है। जैसे कि स्पॉटलाइट हमारे अभी बॉल के सामने है, तो यहाँ पर आपको बॉल के इस वाले पार्ट में यहाँ पर एक हार्ड लाइट ऐसा आते हुए देखने को मिल रही है। और यहाँ पर चीजें थोड़ी सी फार यानी कि डिस्टेंस में है, तो यहाँ पर थोड़े बहुत शेडोज क्रिएट होते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पे लाइटिंग इनेबल होती है तो शेडोज अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे शेडोज वाले ऑप्शन को ऐसा क्लिक करें या फिर ना करें। तो लाइटिंग को इनेबल करने से तो शेडोज ऐसा क्रिएट हो ही जाते हैं। ओके, और फिर इसके बाद अब हम लोग थोड़ा बहुत स्पॉटलाइट पे आके कुछ वर्क कर लेते हैं। तो मैं स्पॉटलाइट पे आ जाता हूँ। ये क्या है, यही हमारा लाइट सोर्स रहता है। तो फिलहाल के लिए यही हमारा एक लाइट सोर्स है जिसकी वजह से यहाँ पे लाइट आ पा रही इस बॉल के अंदर। इसे मैंने ऊपर किया तो यहाँ पर जैसे कि स्पॉटलाइट कुछ इतने एरिया को यहाँ पे टारगेट कर पा रहा है, तो यहाँ पर इतने एरिया तक की लाइट आ रही है। नीचे की सारी चीजें यहाँ पर ऐसा डार्क हो गई है, यानी कि ब्लैक कलर में ऐसे में देखने को मिल रही है। और फिर इसके बाद मान लेते हैं कि आपको कुछ ऐसा करना है कि जैसे आपने देखा होगा कि किसी ऊंची जगह पर ऐसा लाइट ऐसा कहीं पे एक प्लेस अप हो रखी रहती है, बेसिकली पाइवट हो रखी रहती है, ठीक। वहीं से लाइट ऐसा ऊपर नीचे आगे पीछे से रोटेट करती है। अगर आप ऐसा यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं तो आप ट्रांसफॉर्म एरिया पे आ जाइए और पाइवट वाले एरिया को आप ऐसा एक्सपेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर यूज टारगेट पे ऐसा क्लिक मारेंगे तो यहाँ पर ये जो लाइट सोर्स है हमारा यानी कि स्पॉटलाइट, ये एक जगह पर ऐसा फिक्स हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा इसे ऐसा करता हूँ, तो जब मैंने यहाँ पर ऐसा यूज टारगेट पे ऐसा क्लिक किया तो आपको यहाँ पर एक और क्यूब देखने को मिल रहा है। तो जहां पर भी ये क्यूब जाएगा वहीं पर स्पॉटलाइट की मेन लाइट ऐसा जाएगी। जैसे कि मैं इसको भी कहीं बॉल के अराउंड ऐसा प्लेस कर देता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा नेविगेट कर लेता हूँ अच्छे से। तो मैं इसे कहीं यहाँ पर ऐसा प्लेस अप कर देता हूँ। थोड़ा सा नीचे करते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसे। ओके, तो यहाँ पर ये जो स्पॉटलाइट का क्यूब है ये इधर की तरफ ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर थोड़ी बहुत लाइटिंग आ जा रही है। और अगर मैं इसको इधर की तरफ ऐसे करता हूँ तो यहाँ पर स्पॉटलाइट का क्यूब यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक मेन हार्ट लाइटिंग बन रही है। और हाँ मतलब लाइट यहाँ पे ऐसा फोकस हो रहा है। तो यहाँ पर स्पॉटलाइट में अगर हम लोग यूज टारगेट वाले ऑप्शन को ऐसा इनेबल करते हैं तो यहाँ पर एक क्यूब इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो जहाँ पर क्यूब रहेगा वहां पर मेन लाइटिंग ऐसा आएगी, आप ऐसे इसे समझ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस क्यूब वाले एरिया पे की फ्रेमिंग का वर्क करके अगर आपको कुछ फर्दर काम करना है तो आप उसे यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो ये सेम ऑप्शन हमें कैमरा में भी देखने को मिलता है। मैं उसे भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो मैं कैमरा 3D पे आ जाता हूँ, ट्रांसफॉर्म पे आ जाते हैं, यूज टारगेट को ऐसे एनेबल कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक क्यूब इंट्रोड्यूस हो चुका है। और मैं इसे थोड़ा सा इधर की तरफ करता हूँ
और अब मैं इसको पकड़ के लाइक इधर उधर जहां पर भी करूंगा, तो जहां पर ये क्यूब आपको देखने को मिलेगा उसी की तरफ आपका कैमरा यहाँ पे ऐसा फोकस करेगा या फिर उस एरिया को ऐसा हाईलाइट करेगा कैमरा। तो हाँ, यहाँ पर भी आप की फ्रेमिंग वाला काम कर सकते हैं। वही मतलब सेम ऑप्शन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको स्पॉटलाइट के टारगेट वाले एरिया में देखने को मिल रहे थे। और फिर इसके बाद मैं फिर से स्पॉटलाइट पे वापस आ जाता हूँ और अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कैसे आप यहाँ पे लाइटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कलर वाले एरिया पे ऐसा क्लिक मारेंगे तो आप यहाँ से किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये स्पॉटलाइट से लाइट यहाँ पर आ रही है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो लाइट आ रही है हम लोग इसके कलर को यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ने अभी येलो कलर को डिसाइड कर लिया, तो यहाँ पे येलो कलर की लाइट हमारे ऑब्जेक्ट पे फॉल कर रही है। ऑब्जेक्ट का कलर यहाँ पर व्हाइट है तो यहाँ पर कलर में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। ऐसा ही अगर मैं यहाँ पर अभी के लिए क्या करता हूँ कि मैं अभी इसे व्हाइट ही रहने देता हूँ। मैं आपको ऑब्जेक्ट पे कुछ वर्क करके दिखाता हूँ, जैसे कि टेक्सचरिंग पे पहले थोड़ा बहुत वर्क कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं स्पॉटलाइट पे वापस आता हूँ। तब आपको और यहाँ पे थोड़ी एक नई चीज मैं बता दूंगा। तो पहले हम लोग सिर्फ 3D पे आ जाते हैं। तो टेक्सचरिंग का काम हम लोग यहाँ पे कैसे कर सकते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। बस कुछ नहीं, आपको यहाँ पे कलर को या फिर अपने इमेज को अपने सिर्फ 3D से ऐसा कनेक्ट कर देना है और ऐसे टेक्सचरिंग का काम हो जाएगा। चलिए अभी के लिए हम लोग कभी डायमेंशन रिजॉल्व में ही कुछ करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड नोड को अडॉप्ट कर लेता हूँ, पहले बैकग्राउंड को ऐड कर लेते हैं और इसे हम लोग अभी सिर्फ 3D से ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। बैकग्राउंड का डिफॉल्ट कलर ब्लैक रहता है, तो यहाँ पर हमारे सेप 3D यानी कि स्पीयर के कलर को भी ब्लैक कलर ऐसा मिल चुका है। ऐसे ही मैं इसके कलर को कुछ भी ऐसा चेंज कर सकता हूँ अपने नीड के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं अभी इसे रेड कर देता हूँ, रेड या फिर ऑरेंज कुछ ऐसा कर देते हैं, तो रेड ही कर देते हैं फिलहाल के लिए। ओके, और अगर मैं यहाँ पर अभी स्पॉटलाइट को इधर से डिस्कनेक्ट करूंगा तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे कुछ और एडवांस चीजों के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे कलर सेटिंग्स पे और मैनिपुलेशन चाहिए, तो वो कैसे क्या करेंगे। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड को पहले डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और इसके बाद मैं यहाँ पर सेव 3D पे ब्लिन को अडॉप्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं BLINN ब्लिन। तो यहाँ पर मैं इस ब्लिन को अडॉप्ट करने वाला हूँ, तो इसे ऐड कर लेते हैं और इससे हम लोग थोड़ा सा इधर करके अब सेव 3D से ऐसा कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर मैं किसी भी कलर को ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि वही मतलब सेम ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर येलो पे ऐसा ओके प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से भी मैं चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ। स्पेशल ऑप्शन यहाँ पर हमें ये देखने को मिलती है कि यहाँ पर मैं स्पेकुलर वाले एरिया को ऐसा एक्सपेंड करता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग कलर के इंटेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सपोनेंट वाले ऑप्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपोनेंट वाले ऑप्शन को बताने से पहले मैं यहाँ पर कुछ टेक्सटिंग वाला काम आपको पहले करके दिखाता हूँ, फिर ये चीज आपको यहाँ पे समझ आएगी अच्छे से। जैसे कि चलिए अभी के लिए मैं इंटेंसिटी को कुछ इतना कर देता हूँ। तो इतना करने से क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो सरफेस की डिफॉल्ट टेक्सचर है, हाँ, ये शाइनी से ना होकर ऐसा कुछ हार्ड हो गई, यानी कि ये लाइट को अब्सॉर्ब कर रही है। तो यहाँ पर ये जब लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पर हमें एक ऐसा व्हाइट कलर का पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा। ओके, तो यहाँ पर ऐसा कुछ सीन हो रखा है। अगर मैं यहाँ पर इंटेंसिटी को एकदम ऐसा इंक्रीज कर दूंगा तो यहाँ पर जो लाइट यहाँ पर जिस भी ऐसा ऑब्जेक्ट से आ रही है, यहाँ पर वो लाइट ऐसा मतलब ये शाइनी ऑब्जेक्ट बनने की वजह से वो चीज यहाँ पर ऐसा रिफ्लेक्ट कर रही है और यहाँ पर हम लोग लाइट के कलर को ऐसा देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इंटेंसिटी से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट के मटेरियल प्रॉपर्टी को ऐसा मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर इसको एकदम कम कर देंगे तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा लाइट एब्सॉर्बिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा और अगर हम लोग इंटेंसिटी की वैल्यू को ऐसा एकदम इंक्रीज कर देंगे तो ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर एक्सपोनेंट से क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग इसे थोड़ा सा और सॉफ्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको कुछ ऐसे बता सकता हूँ और फिर चलिए इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको थोड़ा बहुत टेक्सचरिंग के बारे में भी बता देता हूँ। तो टेक्सचरिंग हम लोग कैसे क्या करते हैं, तो पहले मैं आपको कुछ वेबसाइट्स के बारे में बता देता हूँ जहाँ से मैं टेक्सचरिंग का काम करने के लिए कि अपने एसेट्स को उठाता हूँ। तो पहले मैं अपने वेब ब्राउजर पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर सोलर सिस्टम स्कोप नाम की एक वेबसाइट है, मैं इस वेबसाइट का मोस्टली यूज करता हूँ अगर मुझे प्लेनेट वाली टेक्सचरिंग का काम करना रहता है। जैसे कि मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ तो यहाँ पर हमें मर्करी प्लेनेट, वीनस, वीनस के सरफेस, वीनस के एटमॉस्फेयर, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, सैटर्न की रिंग्स, मतलब हमें डिफरेंट प्लैनेट्स के अलग अलग टेक्सचर का यहाँ पे जुगाड़ मिल जाता है। और ऐसे यहाँ पर हमें और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे अर्थ का आपको कोई स्पेसिफिक टेक्सचर चाहिए तो आप उसका भी यहाँ से जुगाड़ कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ तो आप ऐसे ही यहाँ पर मल्टीपल और ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग किसी रफ से प्लैनेट के इमेज टेक्सचर का जुगाड़ कर लेते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा नीचे एक्सप्लोर कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैं मून के टेक्सचर को डाउनलोड कर लेता हूँ, तो अल्ट्रा रेजोल्यूशन को डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पे जाता हूँ तो यहाँ पर एक नए टैब में एक इमेज लोड होने लगती है। ओके, तो जब ये इमेज पूरी तरह से यहाँ पे लोड हो जाएगी
बस यहाँ पर हमें एक राइट क्लिक करना है, फिर उसके बाद सेव इमेज एज वाले ऑप्शन का यूज करके इसे सेव कर लेना है। मैं आपको इसे करके ही दिखा दूंगा अच्छे से। तो इसे हम लोग पहले लोड हो जाने देते हैं। ओके, तो ये चीज लोड हो गई है और मैं अपने अभी इस टैब के साइज को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये इमेज लोड हो चुकी है। तो यहाँ पर मून की टेक्सचर अपलोड हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक मारता हूँ, सेव इमेज एज, और मैं इसे अब सेव कर लेता हूँ। और इसके बाद डाउन से रिजॉल्व में निकल लेते हैं, मीडिया पोल को ओपन कर लेंगे इधर से। एक बार मैं यहाँ पर ऐसा कुछ क्लिक मार देता हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर Ctrl+I प्रेस करता हूँ और जो भी मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है मैं इसे यहाँ पर ऐसा ओपन अप कर लेता हूँ। और मैं इसे अभी अपने टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ और मीडिया पोल को अभी बंद कर देते हैं। और चलिए अभी के लिए मैं इस टेक्सचर को अपने ब्लेंड में ही कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको एक मून लाइक टेक्सचर देखने को मिल जाएगा। और जब भी आप अपने टेक्सचर को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो आपका पीसी थोड़ा सा स्लो हो जाएगा कुछ देर के लिए, जैसे कि ये स्टार्टिंग के 5-6 सेकंड में ऐसा स्लो रहता है और फिर चीजें फिक्स हो जाती हैं। और मैं आपको थोड़ा सा इसे जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा और जूम करते हैं। पहले मैं अच्छे से नेविगेट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा नेविगेशन बहुत ही धीमा हो चुका है। तो ओके, तो मैं इधर थोड़ा सा और आ जाता हूँ, इंस्पेक्टर को भी बंद कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले ब्लिंक को फिलहाल के लिए डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और अभी मैं सेव 3D से इस मीडिया इन वन को जोड़ देता हूँ। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ थोड़ी थोड़ी ऐसा मूव जैसी दिख रही होगी। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर टेक्सचरिंग वाला काम करते हैं। ओके, तो आप जैसे कि यहाँ पे देख ही सकते हैं। और ऐसे ही मैं यहाँ पर अगर किसी दूसरे प्लेनेट के ऐसा इमेज टेक्सचर को कनेक्ट करता तो यहाँ पर हमें उस प्लेनेट का एक रूप देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैं कुछ करके दिखाता हूँ। मैंने उसी वेबसाइट से यहाँ पर एक जुपिटर के टेक्सचर को डाउनलोड कर रखा है, तो मैं उसको ऐसा यहाँ पे ओपन अप कर लेता हूँ, ओपन, और इसे अपने टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। और इस बार सेव 3D से इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। हम लोग यहाँ पर जुपिटर वाली चीज को ऐसा कनेक्ट कर देते हैं इधर कुछ ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जुपिटर प्लेनेट का टेक्सचर देखने को मिल रहा है और ये चीज यहाँ पर देखने में जुपिटर प्लेनेट जैसी दिख भी रही है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर टेक्सचरिंग वाला काम करते हैं। और अभी के लिए चलिए मैं यहाँ पर ऐसा ब्लेंड को भी जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्लेंड वाले एरिया पे जो भी कलर मैनिपुलेशन किया था उसका इफेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक और चीज ये बताना चाहूंगा, कभी कदार आप यहाँ पे टेक्सचर को ऐसा अपने सेव 3D से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर टेक्सचर लाइक कंप्लीटली पूरा मतलब आपके एक स्पीयर को लाइक कवर अप नहीं कर पाता। तो उसको कैसे क्या आपको फिक्स करना है, बस आपको एक मीडिया एंड वन के बाद एक ट्रांसफॉर्म नोड को एडप्ट कर देना है। लाइक मेरे संग तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए ये चीज बता दे रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसा आ सकती है। तो कैसे क्या यहाँ पे चीजों को टैकल अप करना है आपको ये पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर बस आपको साइज की वैल्यू को ऐसा इंक्रीज कर देना है। तो ऐसे वो चीज आपकी फिक्स हो जाएगी कि मतलब ये टेक्सचर पूरा ऐसा स्फीयर को कवर अप नहीं कर पा रहा। और फिर इसके बाद मैं मीडिया पोल को बंद कर देता हूँ, इस वाली स्क्रीन को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो पीछे कुछ बैकग्राउंड में ऐसा कुछ ब्लैक कलर या फिर कोई भी स्पेसिफिक कलर इंट्रोड्यूस हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने रेंडर 3D के बाद एक बैकग्राउंड नोड को एडप्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड लिख देता हूँ, बैकग्राउंड, एंटर। तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड इंट्रोड्यूस हो चुका है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं इस मर्ज पे आकर ऐसा स्वैप इनपुट्स पे ऐसा कुछ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नोड्स के इनपुट ऐसा स्वैप हो गए और यहाँ पर हमारा प्लेनेट आ गया और बैकग्राउंड पीछे चला गया। और फिर इन सारी चीजों के बाद अब आपको मैं एक स्पेशल नोड के बारे में बताने वाला हूँ जिसका यूज लोग मोस्टली 3D टेक्सचरिंग में करते हैं। लाइक डाविंची रिजॉल्व में ही नहीं और भी बहुत सारे 3D सॉफ्टवेयर के अंदर 3D टेक्सचरिंग का काम करने के लिए इस फंक्शन या फिर इस फीचर का लोग बहुत यूज करते हैं। उसका नाम है बम्प मैप। तो पहले मैं इसको आपको डाविंची रिजॉल्व में ऐसा ओपन अप करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बम्प मैप और इसे हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, मतलब ऐड कर लेते हैं। तो इसे ऐड कर लेते हैं इधर। और इसके बाद जब मैंने इसको यहाँ पर ऐसा सेटअप किया तो ये बड़ा ही अजीब सा यहाँ पे हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। खैर ऐसे आपको इसका यूज नहीं लेना है। इसका यूज कैसे लेना है मैं आपको ये बताता हूँ पहले। तो सबसे पहले बम्प मैप को मैं यहाँ से हटा देता हूँ कुछ ऐसे। और फिर यहाँ पर मैं किसी एक दूसरी टेक्सचर वाली इमेज को अडॉप्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मून की इमेज थी यहाँ पर मेरे हिसाब से शायद। ओके, तो एक मिनट मैं देख लेता हूँ ये क्या है। हाँ, तो इसका यूज, तो इसको पहले हम लोग ऐसा बम्प मैप पे कनेक्ट कर देते हैं और इस चीज को हम लोग यहाँ पर ऐसा ब्लेंड में कनेक्ट कर देते हैं फिलहाल के लिए। सबसे पहले मैं इस इमेज को यहाँ पर ओपन अप कर देता हूँ और मीडिया पोल को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं टेक्सचर देखने को मिल रहे थे, हाँ, अब वैसे टेक्सचर हमें अपने जुपिटर में भी देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो बम्प मैप का यूज करके हम लोग ऐसा एडिशनली और मतलब टेक्सचरिंग की डिटेल्स को एडअप करते हैं
तो मैंने यहाँ पर बम्प मैप का कैसे क्या यूज लिया, पहले मैंने यहाँ पर एक इमेज का जुगाड़ कर लिया, यानी कि एक टेक्सचर का जुगाड़ कर लिया, जहाँ पर लाइक टेक्सचर हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, और फिर अब ऐसा टेक्सचर मैं अपने 3D स्फीयर में देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अपने बम्प मैप को इस 3D टेक्सचर से ऐसा जोड़ दिया, और फिर बम्प मैप के थ्रू मैंने चीज को अपने शेप 3D में कनेक्ट कर दिया। तो ऐसे यहाँ पर हमें एक नया टेक्सचर देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और चलिए इसी के साथ मैं आपको एक और एडवांस चीज बताता हूँ इससे रिलेटेड। यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर अपने शेप 3D के बाद आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं डिस्प्लेस 3D नोड को एडअप कर देता हूँ, डिस्प्लेस 3D। ओके, इस वाले डिस्प्लेस को यहाँ पर एडअप करना है, ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर कुछ एक डिफरेंट टेक्सचर वाली इमेज को एडअप कर देता हूँ, तो इस बार मून को एडअप कर देते हैं। या फिर चलिए इसको हटा के हम लोग फिर से सेम ही इमेज को एडअप कर देते हैं। तो मैं इसे फिर से यहाँ पे वापस ले आता हूँ, और अब मैं इस चीज को शेप 3D में ऐसे, और अब मैं इस चीज को डिस्प्लेस 3D में ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो इसका यूज करके हमें और यहाँ पर एडिशनल टेक्सचर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है कि जैसे कि यहाँ पर जो भी हमें जिस भी तरह की टेक्सचर देखने को मिल रही है, उसके हिसाब से यहाँ पर चीजें ऐसा ढल गई हैं। वैसे देखने में ये चीज बड़ी खराब लग रही है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन हाँ डिस्प्लेस 3D का यूज करके आप अपने बम्प मैप को और अच्छे से लाइक मतलब शेप दे सकते हैं, मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ। वैसे देखा जाए तो ये एक सही एग्जांपल नहीं है इस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने का, लेकिन हाँ आप बम्प मैप और डिस्प्ले 3D के कॉम्बिनेशन से और अच्छे से आप अपने शेप को डिटेलिंग दे सकते हैं कुछ ऐसे। और वैसे देखा जाए ये चीज आपके लिए कहाँ पे हेल्पफुल रहेगी, तो ये चीज आपके लिए वहां पे हेल्पफुल रहेगी जब आपको लाइक कुछ एक एस्ट्रॉइड के लिए टेक्सचर को ऐसा डिजाइन या फिर सेटअप करना रहता है, तब ऐसी चीजें मोस्टली वहां पर हेल्पफुल रहती हैं। वैसे देखा जाए तो अभी अपने प्लेनेट का कबाड़ा हो गया, तो वहाँ कुछ ऐसी मुझे वीडियो बनानी कि जुपिटर पे कोई एक अनबर्न्ड एस्ट्रॉइड आ गया, फिर उसके बाद जुपिटर की कुछ ऐसी हालत हो गई, तो ऐसा कुछ करना है तो तब वहाँ हम लोग इस चीज का यूज ले सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप अपनी शेप 3D पे वापस ऐसा जाते हैं और आप इन सब डिविजन्स की वैल्यू को ऐसा इंक्रीज करेंगे, तो और यहाँ पर डिटेलिंग ऐसा एडअप हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते होंगे। ओके, तो पहले ये चीज कुछ ऐसी दिखती थी, और अब ये चीज कुछ ऐसी दिख गई, मतलब और थोड़ी सी यहाँ पे ऐसा शेप के अंदर डिटेलिंग आ गई, और मैं हाइट डिवीजन को भी ऐसा इंक्रीज करूंगा तो ऐसे और डिटेलिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग यहाँ पर सब डिविजन्स का यूज करके अपने शेप के अंदर डिटेलिंग को ऐसे अडॉप्ट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद अगर आप माने थे कि यहाँ पर आपको कुछ एनिमेशन को अडॉप्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर ये जो भी ऐसा प्लेनेट है या फिर जो भी ये ऑब्जेक्ट है ये अपने एक्सिस पे ऐसा रोटेट कर रहा है, तो उसके लिए आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म एरिया पे आकर अपने रोटेशन की वैल्यूज को ऐसा कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि पहले फ्रेम पे आकर यहाँ पर की फ्रेम इनेबल कर लीजिए, और आखिरी फ्रेम पे आकर आप यहाँ पे कोई एक अच्छे खासे अमाउंट में वैल्यू को अप्लाई कर दीजिए, तो ऐसे कुछ एक एनिमेशन क्रिएट हो जाएगी। और चलिए अब यहाँ पर हम लोग अपने बेसिक्स वाले पार्ट को यहीं पे एंड अप करते हैं, और फिर इसके बाद अब हम लोग कुछ तगड़ी चीजों को क्रिएट करना शुरू करते हैं। और फिर चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं कि कैसे हम लोग अर्थ का एक 3D मॉडल क्रिएट कर सकते हैं डाउनसी रिजॉल्व के फ्यूचर पेज के अंदर। यहाँ पर वे टेस्टिंग के प्रिंसिपल्स का यूज होने वाला है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, और यहाँ पर हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा चीजों को भी कवर अप करने वाले हैं, जिसके बारे में मैं आपको डेफिनेटली आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर टेक्सटिंग का काम करने के लिए इमेजेस का जुगाड़ करना है। तो पहले मैं अपने वेब ब्राउजर में आ जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको अपने वेब ब्राउजर पे आके लिख देना है नासा विजिबल अर्थ प्रोजेक्ट, ये आपको लिख के सर्च कर देना है। फिर आपको कलेक्शन ब्लू मार्बल वाले एरिया पे ऐसा चले जाना है, और फिर यहाँ पर आपको इन दोनों चीजों की खोज करनी है, ब्लू मार्बल क्लाउड्स, उसके बाद यहाँ पर द ब्लू मार्बल लैंड सरफेस ओशन कलर एंड सी आइस। ओके, मैं आपको प्रॉपर्ली पूरा सर्च करके दिखाता हूँ सारी चीजों को। तो मैंने इन चीजों को थर्ड या फिर फोर्थ वाले एरिया पे ऐसा कुछ सर्च करके रखा था पहले, तो यहाँ पर हमें ब्लू मार्बल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग द ब्लू मार्बल लैंड सरफेस ओशन कलर सी आइस, यहाँ पे जो भी चीज लिखी हुई है इसको हम लोग यहाँ पर ओपन अप कर लेते हैं। तो हम लोग नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग 8K से लेकर लाइक ये 2K समथिंग उसके नीचे की रेजोल्यूशन है, तो यहाँ पर हमें मल्टीपल रेजोल्यूशन के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप 8K से लेके ये शायद 2K समथिंग रेजोल्यूशन है, आप यहाँ तक की चीज को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अभी के लिए मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा कि कौन सी फाइल आपको यहाँ पे डाउनलोड करनी चाहिए। अगर आपका पीसी लाइक बहुत ही तगड़ा पीसी है, एक्चुअली मतलब तगड़ा जैसे कि RTX सीरीज वाला कोई ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, अच्छा खासा आपके पास CPU और रैम है, तो हाँ आप 8K वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। नहीं तो मैं कहूंगा कि आप इस 2 MB वाले ऑप्शन के पास चले जाइए, क्योंकि जब मैं चीजों पे ऐसा प्रैक्टिस कर रहा था आपको बताने से पहले, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने चीजों को पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो तब मेरे संग क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि मैंने यहाँ पर 8K वाली फाइल को डाउनलोड कर लिया था, फिर उसके बाद जीबी मेमोरी फुल, उसके बाद डाउन से रिजॉल्व ऐसा मतलब अपने आप बंद हो जा रहा था, तो ऐसी प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रही थी। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे इस वाली फाइल को डाउनलोड कर लें, जो कि यहाँ पर ये 2 MB वाली जो फाइल थी। ओके, तो मैंने इसे यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, तो मैं इसे फिर से डाउनलोड नहीं करने वाला। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ये करना है कि मैं पहले इसे कट कर देता हूँ, और फिर मैं
थर्ड पेज पे आ जाता हूँ, ओ सॉरी, और फिर मैं यहाँ पर अब ब्लू मार्बल क्लाउड्स वाले एरिया पे आ जाता हूँ। आपको इसे अब यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पर भी मेरी यही रिकमेंडेशन रहेगी कि आप इस वाले फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। इसके चक्कर में पड़ेंगे तो ना आप इस एग्जाम्पल को कंप्लीट कर पाएंगे, मतलब बहुत दिक्कत होती है, वही जीपी मेमोरी फुल ये सब वाली प्रॉब्लम आती है। तो आप इस वाली फाइल को यहाँ पे ऐसा डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने चीज़ों को यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, तो मैं फिर से नहीं करूँगा डाउनलोड, और बाकी प्रोसीजर तो आपको पता ही होगा कि कैसे कैसे चीज़ों को डाउनलोड करना है। तो अब मैं यहाँ पर अपने डाउनस्ट्रीम रिजॉल्व पे आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं एक फ्यूजन कॉम्पोजिशन को अडॉप्ट कर लेता हूँ। तो इफेक्ट्स वाले एरिया पर जाते हैं, फ्यूजन कॉम्पोजिशन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, और फिर इसके बाद फ्यूजन पेज पे निकल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मीडिया को इधर की तरफ ऐसा ले आता हूँ। मीडिया पोल पे मैंने सारी चीज़ों का जुगाड़ कर रखा है, बस मैं यहाँ पे भूल गया कि कौन सी यहाँ पे लो साइज वाली फोटो या फिर पिक्चर है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर फिर से चीज़ों को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं इन दोनों को यहाँ पर ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, मर्ज को यहाँ से हटा देंगे। तो पहले मैं यहाँ पर चीज़ों को रीनेम भी कर लेता हूँ फटाफट। तो ये क्लाउड वाली पिक्चर है, तो मैं यहाँ पर इसे रीनेम करके ऐसा स्काई लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। ओके कर देते हैं, इसके नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अर्थ। ओके, और अब मैं यहाँ पर अपना नोट सेटअप को क्रिएट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आके शेप 3D को एडअप कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर शेप 3D को ऐसा एडअप कर लेता हूँ, फिर मर्ज 3D को यहाँ पर एडअप कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर कैमरा 3D और रेंडर 3D को एडअप कर लेते हैं। फिर रेंडर 3D को हम लोग यहाँ पर अपने मीडिया आउट से ऐसा जोड़ देंगे, और शेप 3D को पहले हम लोग यहाँ पर ऐसा कुछ लगा देते हैं। मतलब अभी हम लोग इससे पहले शेप 3D को अपने अर्थ से ऐसा जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं कुछ ऐसे। कैमरा 3D को अभी ऊपर कर देते हैं, और यहाँ पर शेप 3D पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने 3D स्पेस को इधर ओपन अप कर लेता हूँ, और यहाँ पर ये चीज़ ऐसा स्फीयर में कन्वर्ट नहीं हो रखी है, वो इसलिए कन्वर्ट नहीं हो रखी है क्योंकि मैंने यहाँ पर शेप 3D पे आकर यहाँ पर स्फीयर को सिलेक्ट नहीं कर रखा है। और ये लीजिए, यहाँ पर हमारा अर्थ विजिबल हो चुका है। मैं अर्थ को थोड़ा सा आगे ढकेल देता हूँ पहले, कुछ इधर की तरफ, और इसे थोड़ा सा और इधर ले आते हैं। और यहाँ पर मैं अर्थ के बाद चाहूँ तो मैं यहाँ पर कुक टॉलरेंस नाम की एक नोट को एडअप कर देता हूँ। तो मैं इसे यहाँ पर एडअप कर देता हूँ। ओके, यहाँ से बेसिकली हम लोग अपना कलर मैनिपुलेशन वाला काम कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं करना, तो मैं इसे अभी रहने देता हूँ। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि मैं अपने स्काई के लिए भी कुछ एक जुगाड़ बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर शेप 3D की एक कॉपी बनाता हूँ। यहाँ पर मैं शेप 3D के इंस्टेंस बना लेता हूँ फटाक से। शेप 3D के बाद यहाँ पर हम लोग इस नोट की एक और कॉपी बना लेंगे, कुक टॉरेंस वाले नोट की। तो मैं यहाँ पर इसे कंट्रोल प्लस C और यहाँ पर आकर कंट्रोल प्लस V प्रेस कर देता हूँ, और इसे हम लोग यहाँ पर ऐसा जोड़ देंगे। एक मिनट, यहाँ पर मैं किस की को ऐसे प्रेस करके काम कर रहा हूँ, वो चीज गायब हो गई, तो मैं उसे भी वापस ले आता हूँ। तो मैंने यहाँ पर की वाली चीज को ऐसा वापस ले आया। ओके, तो मैं यहाँ पर स्काई वाली चीज को कुक टॉरेंस वाले नोट से ऐसा जोड़ देता हूँ, और फिर इस इंस्टेंस वाली चीज को हम लोग यहाँ पर मर्ज 3D से ऐसा कनेक्ट अप कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो स्काई है वो भी ऐसा अपीयर हो चुका है। और चलिए अब मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि अब हम लोग इस ब्लैक वाले पार्ट को कैसे यहाँ फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर बिट मैप को एडअप कर देता हूँ। तो बिट मैप, इसको हम लोग यहाँ पर एडअप कर देते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक मर्ज नोट को एडअप कर देते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर मर्ज को भी एडअप कर देता हूँ, मर्ज एड। यहाँ पर मैं स्काई के इस वाले इनपुट को छोड़ के हम लोग बिट मैप के इस वाले इनपुट से इसे ऐसा कनेक्ट अप करेंगे। एक मिनट में चीज़ों को ब्रेकअप कर देता हूँ। इससे पहले हम लोग यहाँ पर ऐसा जोड़ देंगे, और फिर बिट मैप के ब्लू वाले चैनल को हम लोग यहाँ पर मर्ज से ऐसा जोड़ देंगे, कुछ ऐसे। और फिर मर्ज को हम लोग इधर ऐसे जोड़ देते हैं कुक टॉरेंस वाले नोट से। और एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर इसके बैकग्राउंड से इसे जोड़ देता हूँ, इसके ब्लू वाले पार्ट की जगह। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर बिटमैप पे आ जाता हूँ, मैं व्हाइट वाले पार्ट को ऐसा बंद कर देता हूँ, और फिर चैनल पे हम लोग यहाँ पर आकर लुमिनेंस को सिलेक्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर आप स्काई को ऐसा देख सकते हैं कि यहाँ पर स्काई आ चुकी है हमारे अर्थ पे, और अब ये चीज देखने में कुछ अच्छी लग रही है। और फिर इसी के बाद यहाँ पर आप चाहें तो लुमिनेंस के नीचे वाले एरिया पे आकर अपने क्लाउड्स को ऐसा मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो मैं इसे कुछ हल्का ही रहने देता हूँ फिलहाल के लिए, इतना ठीक है मेरे हिसाब से अभी के लिए। और फिर इसके बाद ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर शेप 3D पे आ जाता हूँ, और मैं इसे एक बार आपको रोटेट करके भी दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारे क्लाउड्स भी इसके संग ऐसा मूव कर रहे हैं। वैसे चीज़ों को लोड होने में ऐसा टाइम लग जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसे ऐसे मतलब लाइन में कुछ चीज़ आपको देखने को मिल जा रही होगी बीच बीच में। बाकी ओवरऑल चीज़ें तो मुझे यहाँ पर ऐसा ठीक लग रही है। और अगर आपके पीसी में चीज़ों को लोडअप होने में बहुत टाइम लग जा रहा है, तो आप रेंडर 3D पे आ जाइए, जहाँ पर आप कैमरा को कैमरा 3D 1 ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर सॉफ्टवेयर की जगह हार्डवेयर रेंडर को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप यहाँ पे एक अर्थ को क्रिएट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका था, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने एडिशनल स्काई को भी एडअप किया था। तो बस मैंने यहाँ पर इस कॉम्प्लिकेटेड तरीके को इसलिए आपको यहाँ पे बताया
ताकि आपको ये भी पता चल पाए कि आप थोड़ी सी एडवांस लेवल पे टेक्सचरिंग का काम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे स्काई को अडॉप्ट करके दिखाया। और फिर इसके बाद अब मैं आपको यहाँ पे ये सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप किसी अपने प्लेनेट या फिर किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड एक दूसरे ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करा सकते हैं। जैसे कि अभी के लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैं अर्थ का यूज ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे अर्थ के अराउंड एक मून को ऐसा रिवॉल्व करा सकते हैं। मून पे अगर आप टेस्टिंग वाला काम करेंगे तो आप किसी दूसरे प्लेनेट को भी यहाँ पे ऐसा ले सकते हैं, नहीं तो एक कोई एस्ट्रॉइड का भी एग्जांपल ले सकते हैं। वो चीज आप पे डिपेंड करती है, तो आप उस पे तो वर्क कर ही सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मून का एग्जांपल लेने वाला हूँ। ओके, तो पहले मैं इन सारी चीजों को साइड में कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर इन सभी को ऐसा एक ग्रुप के अंदर ऐसा एड अप कर लेता हूँ। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे और ग्रुप पे ऐसा क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें ग्रुप के अंदर आ गई। और फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पर अपने मून को एडअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्लैंक स्पेस पे आ जाता हूँ। यहाँ पर हम लोग एक शेप 3D को एडअप कर लेते हैं। ओके, एक मून वाली इमेज मेरे पास पहले से पड़ी थी जो कि मुझे याद है। मैं मून को यहाँ पर ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, इसे मैं शेप 3D से ऐसा कनेक्ट कर लूंगा। और लगे हाथ मैं यहाँ पे एक और काम ये कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पर इसे रीनेम करके मून भी लिख देता हूँ। तो ऐसे हमें ईज रहेगा, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे फिक्स करने में। तो मैं ओके कर देता हूँ। और अब मैं इस शेप 3D को यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा इस ग्रुप के मर्ज पे। तो मैं इसके चैनल को उठा के मर्ज 3D पे ऐसा कनेक्ट अप कर देता हूँ। एक मिनट, मैं इसे यहाँ से बाहर ऐसा ले जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि चलिए मैं इस ग्रुप को अभी फिलहाल के लिए हटा ही देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर इसे डबल क्लिक करके ऐसा ओपन अप करता हूँ। तो मैं इसे अभी अनग्रुप कर देता हूँ सारी चीज़ों को। ओके, तो मैं यहाँ पर इस शेप 3D को यहाँ पर इस मर्ज 3D से ऐसा कनेक्ट अप कर देता हूँ। मर्ज 3D को इधर ऐसा इनेबल कर लेते हैं, एक मिनट, इधर की तरफ। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं मीडिया आउट को इधर ऐसा इनेबल कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पर हम लोग अपने इस मून के शेप 3D को ऐसा क्लिक करते हैं और इसे इधर की तरफ बाहर ले जाते हैं। और यहाँ पर इंस्पेक्टर में आकर इसके मैं शेप को ऐसा स्पीयर पे ऐसा सिलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर इसी के साथ मैं यहाँ पर एक और काम ये कर लेता हूँ कि मुझे यहाँ पर एक बैकग्राउंड की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर रेंडर 3D के बाद एक बैकग्राउंड नोट को एडअप यहाँ पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिख देते हैं बैकग्राउंड, ऐड कर देते हैं इसे। ओके, तो यहाँ पर एक मर्ज 3D भी ऑटोमेटिकली ऐसा आ जाएगी। तो मैं इसे कहीं इधर ऐसा प्लेस अप कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं और फिर यहाँ पर मैं इसके इनपुट्स को ऐसा चेंज अप कर देता हूँ। तो मैं इसे यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। रेंडर 3D ये ग्रीन वाले एरिया से हम लोग ऐसा कनेक्ट कर देते हैं। बैकग्राउंड को हम लोग यहाँ पर येलो वाले एरिया से ऐसा कनेक्ट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर चीज़ें फिक्स अप हो गई हैं। और फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर अब मून पे आ जाता हूँ। ओके, मून के शेप 3D पे आ जाते हैं। और मैं यहाँ पर इसके ट्रांसफॉर्म में स्केल की वैल्यू को अब कम कर देता हूँ, क्योंकि हाँ मतलब इतना बड़ा तो मून नहीं रहेगा। तो मैं इसके साइज को कुछ 0.3 ऐसा ले लेता हूँ। ओके, और अब 0.3 ले लेते हैं और मैं इधर की तरफ थोड़ा सा आ जाता हूँ और इसे अर्थ के पास थोड़ा सा और ले जाते हैं। मैं इसको 0.1 ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, और छोटा करना पड़ेगा इसे। 0.1, 0.15 भी ऐसा ले सकते हैं। तो मैं इसे 1.5 लेके देखता हूँ। ओके, तो इतना बड़ा साइज देखने में ठीक लग रहा है। और फिर इसके बाद ये मून अर्थ के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ये चीज कैसे क्या हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे, अब मैं इस पे बात कर लेता हूँ। ये एक्चुअली वैसे देखा जाए तो इस काम को करने के लिए मैं बड़ा ही एक लॉजिकल स्टेप लेने वाला हूँ। लॉजिकल इसमें कैसे क्या मैं आपको ये बता देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर अपने मून के इस क्यूब वाले पार्ट को इस अर्थ के बीच वाले पार्ट में कहीं ऐसा फिक्स करवा देंगे। और फिर इस मून को हम लोग ऐसा रोटेट करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो बीच वाला पार्ट जब यहाँ ऐसा फिक्स हो जाएगा तो मून को रोटेट करने में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे प्लान कर रखा है। ओके, रोटेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर की फ्रेमिंग वाले काम से रोटेट कर देंगे इस मून को, मतलब रोटेट कर देंगे अर्थ के अलोंग। तो चलिए मैं आपको इस काम को करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मून के शेप 3D पे आ जाते हैं। हम लोग यहाँ पर पाइवट या फिर पिवट की वैल्यू को कम ज्यादा करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसकी z की वैल्यू कैसे इंक्रीज करता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसकी z की वैल्यू कैसे इंक्रीज करता हूँ। तो आप यहाँ पे ये देखिएगा कि यहाँ पर ये जो मून के अंदर ये जो क्यूब जैसी चीज थी, ये लाइक थोड़ा सा आगे आ गई है, लेकिन हमें इसका उल्टा वाला भी केस चाहिए। तो मैं यहाँ पर माइनस लिख देता हूँ। ओके, तो ये चीज हमें यहाँ पर ऐसे नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि ये जो क्यूब वाला पार्ट है ये पीछे रहे और मून आगे रहे। तो मैं इसे और इंक्रीज कर देता हूँ थोड़ा। ओके, तो लाइक अब मैं इसे ऊपर कहीं यहाँ पर लाके ऐसा प्लेस अप कर देता हूँ। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा वही नेविगेशन में टाइम लगेगा जो भी। कुछ इधर कर देते हैं और इसे थोड़ा सा बीच में ले आएंगे कुछ ऐसे। पाइवट की वैल्यू को मैं और थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। मैं बस मून को यहाँ पे बाहर निकालना चाहता हूँ कुछ ऐसे। और यहाँ पे पाइवट की वैल्यू को और थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, बस यहाँ पे मून हमारा बाहर दिख जाए, मेरा यही मेन मोटिव रहेगा। ओके, एक मिनट, अब मैं इसको इधर कुछ लाने की कोशिश करता हूँ, अब देखते हैं।
ओके, मून थोड़ा सा बाहर आ चुका है। मैं इसको 3 की जगह कुछ 5 ऐसा लिख देता हूँ। 5 लिख देते हैं, एंटर। ओके, तो अब मैं इस पाइवट वाली चीज को आगे ढकेलता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जैसे मून बाहर पॉप आउट हो गया। अब जो मैंने आपको पहले ओवरव्यू दिया था, अब मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मैं मतलब वही फिर से सेम चीज को एक्सप्लेन करूंगा और अब आपको चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी। जैसे कि मैंने इस पाइवट वाले पॉइंट को इस अर्थ के बीच में कहीं पे ऐसा प्लेस अप कर दिया, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लोग बस यही करेंगे कि मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, कुछ ऐसे। अब हम लोग इस मून को लाइक यहाँ पे ऐसा गोल गोल बस घुमा देंगे। पाइवट पॉइंट यहाँ पे अब लग चुका है, तो इससे हम लोग को रोटेट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा बस और नीचे इसको कर लेते हैं। थोड़ा सा और नीचे, इतना ठीक है मेरे हिसाब से। नहीं तो हम लोग चाहें तो इसे और ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन लाइक हाँ ठीक है अभी के लिए, फिलहाल के लिए थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। लाइक इसको मैं बीच में प्लेस अप करना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा और। चलिए इतना ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पर अपना आगे का काम कंटिन्यू करते हैं, वही रोटेशन को कैसे क्या प्लान करना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पाइवट वाला पॉइंट है यहाँ पर ये प्लेस अप हो गया। और अगर आप चाहें तो मून को थोड़ी और डिस्टेंस पे आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को 6 कर लीजिए। चलिए मैं इसको 6 ही कर लेता हूँ, माइनस का 6 लिख देते हैं, एंटर। और इसकी पाइवट को फिर से बस एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको आगे ले आता हूँ। ओके, तो अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये चीज़ बीच में है कि नहीं। थोड़ा सा इधर, कुछ इतना हल्का सा और थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ओके ओके, तो लॉजिकल स्टेप बस यहीं तक था। और अब हम लोग बस यहाँ पे क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को ऐसा कम ज्यादा करके इसको यहाँ पर हम लोग अपने मून को ऐसा रोटेट करवा लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे रोटेशन देख भी पा रहे हैं। ओके, तो बस यही काम हम लोग कर लेते हैं। तो मैं इसे लगे हाथ कर ही देता हूँ। बस कैमरा की प्लेसमेंट का हमें यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे कि मून को मैं लाइक लेफ्ट या राइट साइड की तरफ से ले आता हूँ। बस मुझे ये चेक करना है कि कहाँ पे ये चीज ऐसा फ्रेम के बाहर चली जा रही है मून हमारी। तो मैं इसे 100 कुछ ऐसा भी लिख देता हूँ, 100, एंटर। थोड़ा सा और ही करना पड़ेगा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा सा और। हम्म, ओके, तो मैं कैमरा को थोड़ा सा पीछे ढकेल लेता हूँ। और अब उल्टे साइड में भी जाके चेकअप कर लेते हैं। तो मैं बस यहाँ पे माइनस की वैल्यू को हटाऊंगा, तो ये चीज़ अब इधर की तरफ ऐसे आ जाएगी, एंटर। ओके, तो यहाँ पर भी चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ द फ्रेम जा रही है, तो थोड़ा सा मुझे कैमरा को और पीछे लेना पड़ेगा। और पीछे, कुछ इतना पीछे। ओके, और अब मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करता हूँ। और अब यहाँ पर मैं माइनस की वैल्यू को फिर से रखता हूँ। बस यहाँ पर मैं माइनस प्लस करके ना ये टैली करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर चीजें हमारी आउट ऑफ द फ्रेम ना चली जाए। तो यहाँ पर मैं माइनस फिर से लिखता हूँ। ओके, तो मून अब यहाँ पे आ रहा है, और इसके पहले क्या था, मून पहले यहाँ पे आ रहा था। तो चलिए चीजें यहाँ पर मुझे अभी परफेक्ट लग रही है। और अब हम लोग यहाँ पर वही बस रोटेशन वाला काम कर लेते हैं लगे हाथ। ठीक है, तो हम लोग पहले फ्रेम पे आ जाते हैं। मैं इसे मास्टर रीसेट कर देता हूँ। पहले फ्रेम पे आ जाते हैं, की फ्रेमिंग इनेबल कर देते हैं। तो देखिए 360 डिग्री में एक बार ये मून पूरा ऐसा रोटेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ इतनी दूरी पे आ जाता हूँ, जैसे 110 फ्रेम पे आ जाते हैं या फिर 120 पे आ जाते हैं। और यहाँ पर मैं y की वैल्यू को ऐसा 360 का दुगना कर देता हूँ। ओके, तो 480, यहाँ पर मैं स्टार्टिंग की जीरोस को हटा दूंगा, एंटर। ओके, और एक बार अब प्ले करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया। प्ले करते हैं। अरे, यहाँ पर ये प्रेस हो गया, अब प्ले करते हैं। तो यहाँ पर ये लोड होने में टाइम लग सकता है। तो देखिए हम लोग ने यहाँ पर मून को रोटेट करने वाला काम अपना कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि आप यहाँ पे चीजों को प्ले होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चीजें थोड़ी सी लाइक होकर प्ले हो रही हैं, लेकिन हाँ चीजें देखने में अच्छी लग रही हैं, क्योंकि हम लोग ने जैसा जो चीज प्लान कर रखा था वो चीज वैसे यहाँ पे वर्क कर रही है। और आप यहाँ पे 3D में भी ये चीजों को होते हुए देख सकते हैं। तो सच बताऊं तो जब ये चीज प्ले हो रही तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लाइक हाँ मतलब कुछ ऐसा नहीं रहता कि आपने प्लान कर रखा है कि मैं ये करूंगा फिर वो करूंगा फिर ऐसे हो जाएगा। तो हाँ, जब रियलिटी में चीजें ऐसे हो जाती तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो ऐसे यहाँ पर हमारा काम बन गया। और मैं इसको थोड़ा सा लाइक आपको रफली प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये फाइनली यहाँ पर ऐसा प्ले करना एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ने ऑर्बिटरी रोटेशन वाला काम कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर ये बड़ा ही लॉजिकल स्टेप था, मैं फिर से ही कह रहा हूँ। हाँ,
तो सच बताऊं तो इस चीज को प्लान करने में बड़ा ही ज्यादा दिमाग लगाना पड़ गया था मुझे स्टार्टिंग में। मेरे से भी ये चीज मतलब स्टार्टिंग में अच्छे से प्लान आउट नहीं हो पा रही थी। बस आपको बस यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपको पाइवट वाले वैल्यू पे जेड की वैल्यू कैसा यहाँ पे इंक्रीज कर देना, ताकि मून और वो जो क्यूब वाला पार्ट ऐसा यहाँ पे नहीं दिखता है, मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो है ये लाइक कुछ अच्छे खासे अमाउंट पे हो जाए, और आप इस क्यूब वाले पार्ट को एक अर्थ के बीच में ऐसा प्लेसअप कर दीजिए ताकि ऐसा यहाँ पे मून रोटेट हुआ है, तो यहाँ पर हमें एक यूनिफॉर्म सी रोटेशन देखने को मिल जाए और हमारा काम बन जाए फाइनली। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर ऑर्बिटरी रोटेशन वाला काम करते हैं। और इसी के साथ अगर मान लेते हैं कि किसी ने कोडिंग सीखी, तो चलिए आज हम लोग कोडिंग का भी यूज कर लेते हैं एडिटिंग के फील्ड में। ओके, एडिटिंग नहीं, आप इसको मोशन 3D जो भी कह लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक और फंडा बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस मून को एक लूप में ऐसा रोटेट करवा सकते हैं। ओके, क्योंकि की फ्रेमिंग में भी थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत कोडिंग स्किल अपनी दिखा देता हूँ। मतलब कुछ ऐसा मैं खास तो नहीं करने वाला, बस ऐसे ही मैं बोल रहा था। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर एक लूप को क्रिएट करना है, तो डाउन सी रिजॉल्व के अंदर वैसे पाइथन लैंग्वेज में चीजें वर्क करती हैं। मतलब पाइथन लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पर अपना कोड लिखते हैं अगर कहीं लिखना हो तो मैं यहाँ पर लूपिंग वाला काम करने के लिए कोड लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर की फ्रेम्स को ऐसा डिलीट कर देता हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं वाई पे ऐसा राइट क्लिक मारता हूँ और यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन पे ऐसा क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा लिखना होगा, तो यहाँ पर मैं जीरो को हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइम स्टार, स्टार या फिर एस्ट्रिक्स जो भी आप इसे बोल सकते हैं, मैं मोस्टली इसे स्टार ही ऐसा बोलता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देनी है, न्यूमेरिकल नहीं मतलब एक नंबर लिख देना है अगर आसान भाषा में कहूँ। और यहाँ पर जो हम लोग नंबर लिखने वाले हैं इससे डिसाइड होगा कि ये कितने स्पीड से ये चीज ऐसे यहाँ पे रिवॉल्व करेगी। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको, जैसे कि आपको यहाँ पे एक स्लो रोटेशन चाहिए तो आप इसको 0.5 या फिर 1 ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें यहाँ पर एक फास्ट रोटेशन चाहिए तो यहाँ पर हम लोग एक हायर नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि 3 4, इससे ज्यादा मैं यहाँ पर नहीं लिखने वाला। तो मैं यहाँ पर 4 लिख के आपको दिखा देता हूँ, तो 4 लिख देते हैं और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा काम बन चुका है और अब मैं आपको इसे एक बार ऐसा प्ले करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये लाइक चीजें यहाँ पे लोडअप नहीं हो रखी है, तो मैं यहाँ पर चीजों को लोडअप जाने देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि मैं एडिट पेज या फिर कट पेज में आ जाता हूँ और अब मैं आपको इसे रफली ऐसा प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये जब ऐसा ये चीज प्ले होगी तो ये ऐसा लूप में ऐसा प्ले होती रहेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक काम करती है कि मैं फटाक से यहाँ पर रेंडर इन प्लेस कर लेता हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पे दिखा पाऊँ कि इसका एंड रिजल्ट कैसा क्या होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक मार के रेंडर इन प्लेस कर लेता हूँ। तो ऐसे ये भी कुछ रेंडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर रेंडर इन प्लेस वाला काम हो जाए कंप्लीट। और चलिए अब मैं आपको इसे ऐसा प्ले करके दिखाता हूँ। तो पहले से थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और अब इसे यहाँ पर हम लोग प्ले करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपने देख लिया कि कैसे हम लोग लूप का यूज करके ऑर्बिटरी प्लैनेट रोटेशन को क्रिएट करते हैं। तो आशा करता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ऑर्बिटरी रोटेशन को कैसे क्या प्लान करना है, इस प्रोसेस को आपको सीखने में बड़ा मजा आया होगा, क्योंकि यहाँ मुझे प्लान करने में भी बड़ा मजा आ जाता है इसे। और फिर इन सारी चीजों को कर लेने के बाद अब हम लोग यहाँ पर सीखने वाले कि कैसे हम लोग एक नेब्यूला को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन नेब्यूला से भी पहले हम लोग यहाँ पर अब लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग बैकग्राउंड में स्टार्स को सेटअप करने वाले अपने सीन के अंदर। तो पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्स को सेटअप करना सीखेंगे, भाई मतलब स्टार वाला सीन कैसे क्रिएट करेंगे, हम लोग पहले ये सेटअप करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने नेब्यूला को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से एकदम स्टार्टिंग से चीजों को कवर अप करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर इफेक्ट्स में आकर फेवरेट्स पे जाता हूँ। एक फ्यूजन कॉम्पोजिशन को हम लोग यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, इसे भी 5 सेकंड का ही रहने देते हैं। ओके, तो यहाँ से एकदम हम लोग बेसिक लेवल से चीजों को क्रिएट करना शुरू करने वाले हैं। मैं यहाँ पर मोस्टली फास्ट नॉइज करके एक नोड होती है, मैं उसका यूज करके यहाँ पर मैक्सिमम चीजों को क्रिएट करने वाला हूँ। मतलब यहाँ पे जो भी चीज क्रिएट होने वाली है उनका मूल आधार वही रहेगा। तो यहाँ पर मैं फ्यूजन पेज पे निकल लेता हूँ और यहाँ पर पहले हम लोग स्टार्स वाले सीन को क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद नेब्यूला को क्रिएट करेंगे। और इसी के साथ मैं यहाँ पर एक और बातचीत आपसे मैं यहाँ पे करना चाहूंगा। पहले मैं अपने वेब ब्राउजर पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर नेब्यूला को क्रिएट करने से पहले मैं यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स को इकट्ठा कर रहा था कि ये चीज होती क्या है, ताकि इसकी फिजिकल अपीयरेंस, इसको मतलब कैसे दर्शाया जाता है, मतलब लोगों ने अभी तक इसको कैसे क्या दर्शाया ऑनलाइन इंटरनेट पे। तो अभी तक मुझे बस ये पता चला कि ये नेब्यूला एक ऐसी जगह है जहाँ से नए स्टार्स क्रिएट होते हैं और यहाँ पे कुछ बहुत तरह की गैसेस पाई जाती है, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर पता चला। और अगर मैं इसके इमेज पे जाता हूँ तो यहाँ पर नेब्यूला की मुझे बहुत ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। कहीं पे नेब्यूला पिंक कलर का हो रखा है, कहीं पे वायलेट, कहीं पे ब्लू, कहीं पे ग्रीन, मतलब बहुत सारी वैरायटी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वैसे देखा जाए तो आप इस एग्जांपल को देखिए, ये तो मुझे उसकी, इसको देख के तो मुझे अपनी वो पार्टिकल्स मास्टर क्लास वाली वीडियो का याद आ गया। उसमें मैंने जो आखिर में जो एग्जांपल कवर अप किया था ये कुछ वैसा ही देखने में लग रहा है। वैसे खैर इसे तो अभी हम लोग ऐसा क्रिएट नहीं करने वाले। तो मैं नेब्यूला कैसे क्या होती है, मैं उसको क्रिएट करने के लिए जब इंस्पिरेशन ले रहा था
तो मुझे कोई एक डेफिनेट एग्जांपल नहीं मिल पाया जहां से मैं चीजों को लाइक उतार पाऊं। मतलब कि जैसे कि ऐसा कुछ नहीं रहता कि लोग जो पेंटिंग वगैरह बनाते हैं कि सामने कोई बंदा बना है, उसको देख ताक के मैंने ऐसा पेपर पे ड्रॉ कर दिया, लेकिन मुझे तो यहाँ पर ऐसे कुछ हेल्प नहीं मिल पाई। लेकिन फिर भी लाइक मैंने कुछ ऐसा सोच रखा है, मैं यहाँ पर नेब्यूला को कुछ ऐसा यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ऐसा यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ओके। कलर को हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे कि हम लोग यहाँ पर वायलेट कलर को ही ले लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जगह नेब्यूला को वायलेट और ब्लू के अराउंड के आसपास वाले कलर पे दिखाया गया है। और फिर चलिए इतनी बातचीत कर लेने के बाद अब मैं फिर से डांस रिजॉर्ट पे वापस निकल लेता हूँ, और अब हम लोग अपना काम वही करना शुरू करते हैं। नेब्यूला से पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्स को क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड को अडॉप्ट कर लेता हूँ। तो बैकग्राउंड यहाँ पे लिख देते हैं, बैकग्राउंड ऐड। और यहाँ पर बैकग्राउंड को पहले हम लोग इधर की तरफ ले आते हैं। मर्ज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैं बैकग्राउंड को यहाँ पर मीडिया आउट के येलो चैनल से ऐसा जोड़ने वाला हूँ, तो मैं इसे इधर ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। और फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर फास्ट नॉइज वाली नोट को एडअप कर देता हूँ। तो लिखते हैं फास्ट, ओके। फास्ट नॉइज यहाँ पे आ चुका है, इसे एडअप कर देते हैं इधर की तरफ। और यहाँ पे फिर से वैसे मर्ज आ चुका है, खैर ठीक है, अभी मर्ज से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैं यहाँ पर फास्ट नॉइज के इंस्पेक्टर विंडो पे आ जाता हूँ, और इसके कलर को पहले डिसाइड हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ग्रेडियंट पे आ जाता हूँ। तो मैं इस ब्लर वाली चीज को हटाने के लिए थोड़ा सा वर्ड पॉइंट की तरफ आ जाता हूँ, और इस वर्ड पॉइंट को थोड़ा सा मैं इधर ले आता हूँ, ताकि ऐसी चीज यहाँ पे थोड़ी सी ब्राइट दिखे। तो अभी इतना काफी है मेरे हिसाब से। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर अल्फा की वैल्यू को ऐसा अभी 0 कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि लाइक अभी तो कोई चीज देखने को नहीं मिला, लेकिन जितनी भी पार्ट यहाँ पे ब्लैक है वो अब ऐसा ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट हो जाएंगी। और फिर इसके बाद हम लोग नॉइज वाले एरिया पे आ जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग स्केल की वैल्यू को ऐसा इंक्रीज कर लेते हैं, कुछ इतना। वैसे इतना नहीं, मुझे यहाँ पर इस चीज को ऐसा अच्छे खासे अमाउंट पे ऐसा इंक्रीज करना है। तो मैं इसे कुछ 80 समथिंग लिख देता हूँ, 80, एंटर, ओके। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 100 कर लेते हैं, वो सुनने में एक बेटर नंबर लग रहा है, 100। एक मिनट, हटा देते हैं इन सबको, एंटर। डिटेल्स को यहाँ पर थोड़ा सा एड अप कर देते हैं, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर ब्राइटनेस को कम कर दूंगा। इससे यहाँ पर जो ऐसा पार्टिकल्स की बहुत भीड़ लग गई है, ये चीज़ यहाँ पर ऐसा कम हो जाएगी। तो मैं इसे यहाँ पर थोड़ा सा कम कर देता हूँ, कुछ इतना। और अगर मैं कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को भी यहाँ पे कम करूंगा तो और यहाँ से भीड़ थोड़ी सी कम हो जाएगी, ओके। तो कुछ इतना भी इसे रहने देते हैं। और फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पर ऐसा वीडियो को प्ले करता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर आप ऐसा कुछ या ट्विंकलिंग लाइक इफेक्ट ऐसा कुछ लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सी द रेट वाली वैल्यू को ऐसा इंक्रीज कर दीजिए। तो मैं इसको 0.02 कर देता हूँ फिलहाल के लिए, एंटर करते हैं, ओके। तो अब मैं इसको यहाँ पर ऐसा प्ले करूंगा तो आपको यहाँ पर एक ट्विंकलिंग वाली इफेक्ट देखने को मिल रही होगी, ओके। तो अभी से इतना ही कुछ रहने देते हैं। और फिर इसके बाद अगर आपको डिटेलिंग पे थोड़ा बहुत और वर्क करना है तो मैं यहाँ पर आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि आप कलर को अडॉप्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं इस कलर पे आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं ब्लू कलर को ऐसे कुछ सिलेक्ट कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर मान लेते हैं कि मुझे और भी डिफरेंट कलर्स चाहिए तो मैं यहाँ पर इस नोट की एक कॉपी बना लेता हूँ, Ctrl+C, इधर आ जाते हैं, Ctrl+V। और फिर हम लोग इसे यहाँ पर ऐसा मर्ज से जोड़ देते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर इस जो कलर है मैं इसको यहाँ पर ऐसा कुछ चेंज कर लेता हूँ। इसकी जगह जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ रेड ले लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर को ले लिया। और अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लू कलर की जगह पे रेड कलर को ले लेता हूँ। तो मैं ब्लू की जगह यहाँ पर 1 मिनट में यहीं से रेड को ऐसा एडअप कर देता हूँ। ब्लू को थोड़ा सा कम कर देंगे, तो चलिए रेड लेते हैं, ब्लू को कम कर देंगे, ग्रीन को भी कम कर देते हैं, और इसे अब ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पर एक काम करते हैं कि मैं यहाँ पर इस ब्लू वाले चैनल को हटा के एक और मर्ज को यहाँ पे एडअप कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर मर्ज लिख देता हूँ, फिर से मर्ज, इसे यहाँ पर एडअप कर देंगे। इसके ग्रीन चैनल से इस चीज को ऐसा कनेक्ट हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको रेड पार्टिकल्स भी देखने को मिल रहे होंगे। मैंने जो आपको एक पहले ज्ञान दिया था कि यहाँ पर ये जो ब्लैक एरिया है इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर अल्फा की वैल्यू को ऐसा कम कर देंगे। तो आपको मैं वही काम को यहाँ पर फिर से करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर ऐसे आपको ब्लू कलर के पार्टिकल्स भी देखने को मिल गए होंगे अब। तो मैंने इस चीज को अभी वैसे जानबूझ के किया क्योंकि तब आपको ऐसा अल्फा वाले पार्ट का ऐसे इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ पता चल पाएगा। और वैसे जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा कुछ बड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट, ओके। तो अब यहाँ पर आपको पार्टिकल्स ऐसा दिख पा रहे होंगे अच्छे से। नहीं तो ऐसे लाइक मुझे जो अपने स्क्रीन में भी दिख पा रहा है कि आपको यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर्स के पार्टिकल्स नहीं दिख पा रहे होंगे अच्छे से, ओके। खैर कोई बात नहीं। तो चलिए यहाँ पर आपने अपने सीन में स्टार्स को ऐसे एड अप कर लिया, और मैं आपको ऐसा रफली प्ले करके भी दिखाता हूँ। तो आप बीच में बहुत ध्यान से यहाँ पर ट्विंकलिंग को भी देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तब आपको ये चीज दिख पाएगी। और अब मैं इसे ऐसा प्ले करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ मोशन और ट्विंकलिंग देखने को मिल रही है। और फिर इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर नेब्यूला को क्रिएट करने वाला काम को शुरू करते हैं, ओके। नेब्यूला को मैंने यहाँ पर इसलिए लिया क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज रहती है स्पेस में। मतलब लाइक मैं स्पेस का ऐसा कोई नर्ड वगैरह तो नहीं हूँ,
लेकिन हाँ लाइक इसको क्रिएट करने के परस्पेक्टिव से ये थोड़ी सी डिफरेंट सी चीज है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आपको प्लैनेट्स को कैसे क्या क्रिएट करना है। ओके, नेब्यूला कुछ ऐसा डस्ट पार्टिकल टाइप की चीज कुछ ऐसी देखने में लग रही थी, तो इसको क्रिएट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए स्पेशली मैंने इस चीज को अपने इस वीडियो के अंदर कवर अप करने की कोशिश की है। तो चलिए अब हम लोग उसे क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग नेब्यूला का काम करने के लिए हम लोग इधर कुछ अपना वर्क कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक बैकग्राउंड नोड को एडअप कर लेते हैं, फिर यहाँ पर फास्ट नॉइज को एडअप कर लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक मर्ज नोड को एडअप करने वाले हैं। खैर चलिए मर्ज को मैं बाद में एडअप कर दूंगा, हम लोग यहाँ पर पेंट नोड को एडअप कर लेते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीक्वेंस रहेगी चीजों को कनेक्ट करने की। बैकग्राउंड को हम लोग पहले इस पेंट के इस येलो वाले पार्ट पर ऐसा कनेक्ट कर देंगे और इसे मैं इधर ले आता हूँ। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पर एक मैं मर्ज को एडअप कर लेता हूँ, तो मर्ज को एडअप कर लेते हैं, इससे इधर ले आएंगे, इससे ग्रीन वाले पार्ट को हम लोग कुछ इधर ऐसा कनेक्ट अप कर लेते हैं। और फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर अब इस वाले मर्ज को इधर इसके मर्ज से ऐसा कनेक्ट कर देता हूँ। एक और मर्ज नोड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और फिर इसके बाद अब हम लोग अपने पेंट नोड पे आ जाते हैं। यहाँ पर वही कलरिंग वाला हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं अपने प्ले हेड को एकदम स्टार्टिंग में ले जाता हूँ, और यहाँ पर आपको बस एक चीज का ये ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पर लगभग 300 समथिंग फ्रेम्स हैं, तो यहाँ पर आपको स्लोप ड्यूरेशन पे उतने फ्रेम्स को यहाँ पे लिख देना है जितने फ्रेम्स तक आप इस इफेक्ट या फिर अपने नेब्यूला को देखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर 300 लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को 300 फ्रेम्स तक इस चीज को देखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 300, एकदम स्टार्टिंग वाले फ्रेम पे आकर मैं तब ये काम कर रहा हूँ, इस चीज का आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो 300 लिख देते हैं, एंटर। और फिर चलिए हम लोग नेब्यूला को क्रिएट करने वाला काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने मर्ज 3 को इधर ऐसे इनेबल कर लेता हूँ, इस वाले स्क्रीन पे, टूवर्ड स्क्रीन पे आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं जो भी अपना काम करूंगा आपको वो चीज़ से दिख जाएगी। ब्रश कंट्रोल पे पहले मैं इसको 0.3 कुछ ऐसा कर लेता हूँ, तो 0.3 कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं सॉफ्टनेस को 1.5 ऐसा कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारा इतना बड़ा ऐसा मतलब ये लाइक राउंड वाला कर्सर हो गया। और अब मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि मैं अपने नेब्यूला पे आ जाता हूँ, यानी कि फास्ट नॉइस पे आ जाता हूँ। ओके, तो ये चीज ऐसा कुछ मतलब धुआं टाइप की लग रही है, मैं इसको मोर लाइकली थोड़ा सा ऐसा क्लाउड जैसा दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि नेब्यूला को जब भी आपने ऐसा इमेज में देखा होगा कि ये कुछ ऐसा मतलब क्लाउड्स जैसी चीज दिख रही है, रादर देन कि ये धुआं की तरह ऐसा यहाँ पर देखने में लग रहा है। तो मैं इसे कुछ ऐसे क्लाउड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर डिटेल पे ऐसा 5.5 ऐसा कुछ लिख देता हूँ, 5 लिख देता हूँ, एंटर। और फिर इसके बाद मैं स्केल पे आकर कुछ इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ। तो मैं इसे अभी के लिए ये 2 है तो इसे 5 या फिर 6 कर देते हैं, तो 6 कर देते हैं, एंटर। और फिर चलिए यहाँ पर ऐसा क्लाउड जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। अब मैं यहाँ पर पेंटिंग वाला काम स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं अपने पेंट नोट पे आ जाता हूँ पहले, लेकिन अभी जो भी आप यहाँ पे काम करेंगे वो रिजल्ट आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो पहले मैं उस चीज का आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। आपको अपने इस वाले मर्ज पे आकर अप्लाई मोड पे कलर बर्न को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो ये चीज अब ऐसा यहाँ पे डार्क हो जाएगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बाय मिस्टेक गलत बता दी थी। आपको बस यहाँ पर मर्ज पे आकर कलर बर्न की जगह यहाँ पर आपको कलर डॉज को सिलेक्ट करके रखना है। फिर उसके बाद आपको पेंट नोट पे आ जाना है। ठीक है, जिस भी कलर से आप यहाँ पर अपने नेब्यूला को पेंट करना चाहते हैं बस उस कलर को यहाँ पे पिकअप कर लेना है। बाकी सारी चीजें सेम है पहले जो हम लोग ने फॉलो की थी। और फिर उसके बाद हम लोग को अपने पेंट वाले नोट पे आकर जिस भी कलर से अपने नेब्यूला को पेंट करना है उसका यूज करके हम लोग अपने नेब्यूला को पेंट कर सकते हैं। और फिर चलिए अब मैं यहाँ पर अपना पेंटिंग का काम शुरू करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर रैंडमली कुछ कुछ जगह पे ऐसा क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर नेब्यूला क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। ओके, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप मल्टीपल कलर से नेब्यूला को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ने गूगल पे देखा था। तो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर का यूज कर लिया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑरेंज या फिर रेड कलर का यूज कर लेता हूँ, तो मैं रेड का यूज कर लेता हूँ, कुछ ऐसा। और यहाँ पर आप थोड़ी बहुत कलर्स की मिक्सिंग भी देख सकते हैं। और आप किसी पर्टिकुलर जगह पे बार बार ऐसा क्लिक मारेंगे तो वो एरिया यहाँ पर ऐसे वो ब्राइट हो जाएगा या फिर मतलब डार्क सा स्पॉट जैसा कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर चलिए कुछ मल्टीपल कलर्स का यूज करके एक अच्छा सा नेब्यूला क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर रैंडमली ब्लू कलर्स को ऐसा क्लिक मार दिया। अब मैं यहाँ पर रेड कलर्स को थोड़ा बहुत एडअप कर देता हूँ ब्लैंक एरिया पे इधर की तरफ। ओके, हल्का हल्का ऐसा कुछ। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर येलो कलर को एडअप करने की कोशिश करते हैं। येलो मतलब मैं इस वाले येलो की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो मैं इसे यहाँ पर ऐसा एडअप कर देता हूँ। ओके, तो कुछ ऐसा ही नेब्यूला टाइप की चीजें हम लोग को देखने को मिल रही थी। लाइक कोई सेम पर्टिकुलर कलर हमें कहीं पे भी गूगल वाले इमेज पे भी देखने को नहीं मिला था। तो हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा नेब्यूला क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि यहाँ पर हमें कलर्स की वेरिएशन देखने को मिले।
और यहाँ पर मैं येलो कलर का इन्फ्लुएंस कुछ ज्यादा ही कर देता हूँ। देख रहे, क्योंकि यहाँ पर मैंने येलो कलर को इसलिए यहाँ पे अडॉप्ट किया ताकि यहाँ पर कुछ कुछ जगह व्हाइट वाले पार्ट देखने को मिल रहे थे, और अगर मैं एक शब्द में ऐसा डिस्क्राइब करूँ तो हमें मल्टीपल कलर्स के वेरिएशन देखने को मिल रहे थे, जिसको हम लोग ने यहाँ पर ऐसा क्रिएट कर लिया। ओके, तो यहाँ पर अब चीजें मुझे यहाँ पर ठीक लग रही है, और ये नेब्यूला जैसा इफेक्ट भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये मतलब मल्टीपल कलर्स का। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर पेंट वाले एरिया पे आपको कुछ करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं इस इमेज वाले आइकन पे ऐसा क्लिक मारता हूँ, तो मैं यहाँ पर ब्रश पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे स्टार पे हम लोग आ जाते हैं। स्टार 4 5 6 7 मतलब जितने भी साइड के स्टार्स होते हैं वो सारे में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आप किसी भी पर्टिकुलर स्टार को भी यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने नेबुला के बारे में जब पढ़ा था तो यहाँ पर ऐसा लिखा था कि यहाँ पर लाइक नए स्टार्स क्रिएट होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर कुछ स्टार्स को भी अडॉप्ट कर ही देते हैं। फिर तो मैं यहाँ पर ऐसा 6 साइडेड स्टार्स को ऐसा सेलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ पर स्टार्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसा क्लिक मारता हूँ तो यहाँ पर एक स्टार अडॉप्ट हो गया, यहाँ पर एक अडॉप्ट हो गया, यहाँ पर लाइक मैं रैंडमली स्टार्स को यहाँ पे अडॉप्ट ऐसा कर देता हूँ। ओके, लाइक इससे ज्यादा हम लोग अब नहीं करते हैं। और फिर चलिए, यहाँ पर मेरे हिसाब से नेबुला हमारा यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है, तो लाइक इसे अब यहीं तक ऐसा रहने देते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग ने पहले स्टार्स को भी क्रिएट किया था, तो उस चीज को भी हम लोग यहाँ पर वापस से इनेबल ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं उसके लिए बैकग्राउंड पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर अल्फा की वैल्यू को ऐसा 0 कर देता हूँ। ओके, तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में ऐसा स्टार्स भी देखने को मिल जाएंगे जो पहले यहाँ पर स्टार्स हम लोग ने क्रिएट किए थे। ओके, तो आप उन्हें यहाँ पर ऐसा देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो नेब्यूला है अब ये ओपैक हो गया है, तो यहाँ पर मैं दूसरे स्क्रीन को ऐसा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये चीज अब कुछ ऐसे देखने में दिख रही है। और फिर इसके बाद मैं आपको एक और चीज यहाँ पे ये करके दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर इस वाले मर्ज पे आ जाता हूँ, अप्लाई मोड पे आ जाएंगे, और मैं यहाँ पर स्क्रीन पे ऐसा सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ऐसे यहाँ पे बैकग्राउंड में मतलब नेब्यूला के पीछे जो भी चीज है वो अब यहाँ पर ऐसा ब्राइट हो गई, जैसे कि यहाँ पे जो स्टार्स है वो अब यहाँ पे ब्राइट अप हो चुके हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं, ये था बिफोर, ये था आफ्टर। ओके, और मैं कंट्रोल प्रेस फिर से प्रेस कर देता हूँ, और यहाँ पर हमें कुछ ऐसी चीज देखने को मिलेगी। और फिर इसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे एक और चीज ये देख सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे ये देख सकता हूँ कि यहाँ पर जो हम लोग ने नेबुला क्रिएट कर दिया है ये बहुत ही लाइक ज्यादा यहाँ पे डार्क हो जा रहा है। इसके पीछे कुछ था या नहीं था वो चीज इतनी अच्छे से दिख नहीं पा रही। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि मैं इसकी ओपेसिटी को कंट्रोल करना चाह रहा हूँ। हाँ, तो इसको मैं कैसे ओपेसिटी को कंट्रोल क्या करूंगा, लाइक ओपेसिटी वाले स्लाइडर को मैं यहाँ पे यूज नहीं करूंगा। मैं आपको एक बिटमैप वाला तरीका यहाँ पे बताता हूँ। तो उसमें आपको क्या करना रहता है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक बिट मैप को एडअप कर लेता हूँ, कंट्रोल पे स्पेस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बिट मैप, और इसे हम लोग यहाँ पर एडअप कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इसके येलो वाले चैनल को इसको ऐसे यहाँ पर ऐसा कनेक्ट कर देंगे। एक मिनट, ओके, ये चीज कनेक्ट हो गई है। और इसको हम लोग इसके फास्ट नॉइस के ब्लू वाले चैनल से ऐसा कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर इसकी ओपेसिटी ऐसा कुछ कम हो गई है। और इसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक और चीज ये करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं बिटमैप पे आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं चैनल पे आकर लुमिनेंस को ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर लुमिनेंस के बेसिस पे यहाँ पर अपनी ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे कि लाइक इतना फीका भी हमें अपना नेबुला नहीं चाहिए। तो मुझे लाइक इनिशियली नेबुला हमारा कुछ ऐसा दिखता था, अब हम लोग इसकी ओपेसिटी को लुमिनेंस वाले स्लाइडर का यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो कुछ इससे हम लोग अभी ऐसा रहने देते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर हम लोग स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने अपने नेब्यूला को क्रिएट कर लिया। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर नेब्यूला को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ये पार्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग ने अभी तक 2D एनवायरनमेंट पे अभी पूरा काम कर रखा है ना। अब इसको 3D में भी कन्वर्ट करना बाकी है, तो अब उस वाले काम को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 3D वाली चीजों को इधर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं इमेज प्लेन 3D, मर्ज 3D और कैमरा 3D, इसके बाद रेंडर 3D को हम लोग यहाँ पर एडअप कर लेते हैं। और फिर चलिए, इतनी सारी चीजों को एडअप करने के बाद अब हम लोग सारी चीजों को 3D में कन्वर्ट करेंगे। बस हम लोग यहाँ पर सारी चीजों को इमेज प्लेन 3D में ऐसा प्लेस अप करने वाले हैं। ओके, तो मैं पहले इन चीजों को ऐसा पकड़ के ऊपर अप कर देता हूँ। फास्ट नॉइस के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इमेज प्लेन 3D को एडअप कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इस फास्ट नॉइस के बाद इमेज प्लेन 3D को ऐसा एडअप कर देता हूँ, कुछ ऐसे। इस वाले मर्ज से तो डिस्कनेक्ट कर ही देते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग मर्ज 3D में सारी चीजों को ऐसा जोड़ देंगे, तो इसे यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर भी एक इमेज प्लेन 3D को भी एडअप कर देंगे, इसके बाद इमेज प्लेन 3D, और इसे इधर कर देते हैं। और फिर यहाँ पर मैं लगे हाथ एक मर्ज 3D को भी एडअप कर देता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। और अब मैं इस मर्ज 3D को रेंडर 3D से ऐसा जोड़ देता हूँ। वैसे मैं इन सारी चीज़ों को अब हटा ही देता हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों को अभी हटा देता हूँ। मैं मर्ज 3D को रेंडर 3D से ऐसा जोड़ देता हूँ। तो मैं यहाँ पर मर्ज 3D को पहले कैमरा 3D से ऐसा जोड़ देता हूँ, फिर उसके बाद रेंडर 3D को हम लोग यहाँ पर एडअप कर लेंगे, कुछ ऐसे। और फिर रेंडर 3D को हम लोग इस नॉर्मल मर्ज से ऐसा जोड़ देते हैं। तो मैं इधर से इसे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, इससे हम लोग यहाँ पर ऐसे जोड़ देते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर इन मर्ज को अभी हटा देते हैं यहाँ से, तो इसे हटा देंगे।
और फिर इसके बाद यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो मुझे यहाँ पर रेड स्टार्स देखने को मिल जा रहे हैं। ओके, बस वही यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि ये बहुत छोटे साइज में भी देखने को मिल रहे हैं, तो इसे भी अभी हम लोग यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पर इस वाली इमेज प्लेन 3D को भी यहाँ पर ऐसा कनेक्ट कर देता हूँ इसमें, तो यहाँ पर हमें रेड और ब्लू दोनों स्टार्स ऐसा देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस चीज़ को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि मैं अपने इमेज प्लेन 3D में आ जाता हूँ, इंस्पेक्टर में आ जाते हैं, ट्रांसफॉर्म में आकर स्केल की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे अच्छे खासे अमाउंट में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक मैं इसको 5 वगैरह कुछ कर देता हूँ, 5। तो ये पूरे स्क्रीन को ऐसा कवर अप कर रहा है। 5 नहीं, वैसे 4, 3 से भी काम चल जाएगा मुझे जो लग रहा है, तो मैं इसे 3 कर देता हूँ। और फिर इसके बाद इस वाले इमेज प्लेन 3D पे भेज देते हैं, तो इसे भी हम लोग यहाँ पर 3 कर देंगे, 3 एंटर। ओके, तो यहाँ पर भी चीज़ें लाइक बड़ी हो चुकी हैं। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि पहले मैं अपने 3D स्पेस में आ जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारा कैमरा कहाँ पर है मैं ये देख लेता हूँ। तो मैं कैमरा को पकड़ के थोड़ा सा पहले थोड़ा पीछे ऐसा खींच लेता हूँ, कुछ इतना। तो पहले मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि तो पहले मैं यहाँ पर इमेज प्लेन 3D को थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ पहले, इसे भी और इसे भी, कुछ इतना। ओके, और अब मैं यहाँ पर पैरेलल एक्स इफेक्ट क्रिएट करने के लिए कैमरा पे आ जाता हूँ, इंस्पेक्टर पे निकल लेंगे, ट्रांसफॉर्म पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि पहले एकदम मैं स्टार्टिंग वाले एरिया पे आ जाता हूँ, तो मैं एकदम स्टार्टिंग वाले टाइम पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं जेड एक्सिस पे कोई एनिमेशन ले आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पर की फ्रेम लगा दी है, तो मैं यहाँ पे आगे आ जाता हूँ और मैं कैमरा को थोड़ा सा आगे ऐसा ढकेल देता हूँ, कुछ इतना आगे। और अब मैं आपको इसे रफली प्ले करके दिखाता हूँ, तो इसे प्ले करते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसी एक पैरेलल एक्स इफेक्ट क्रिएट होते हुए देखने को मिलेगी। ओके, बस बेसिकली यहाँ पर कैमरा आगे चल रहा है, स्टार्स यहाँ पे ट्विंकलिंग अप कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एक अच्छी बैकग्राउंड एनिमेशन मिल जाएगी स्टार्स की। और फिर फाइनली अब हम लोग यहाँ पर अपने नेबुला वाले पार्ट को भी इमेज प्लेन 3D से ऐसा जोड़ देंगे, और फिर इसे हम लोग मर्ज 3D से ऐसा कनेक्ट अप कर देंगे आखिर में। तो मैं यहाँ पर इमेज प्लेन 3D को यहाँ पर मर्ज 3D से ऐसा कनेक्ट कर देता हूँ, और फिर हम लोग इमेज प्लेन 3D को मर्ज पे ऐसा कनेक्ट कर देंगे इस 3D वाले मर्ज पे। और फिर यहाँ पर आपको ये जो फुटेज ब्रेक होते हुए देखने को मिल रही है, बस कुछ नहीं, इस वाली चीज को आपको थोड़ा सा ऐसे आगे खींच देना है। ओके, तो और ये चीज ऐसे फिक्स हो जाएगी। आपको अगर अपने नेब्यूला के साइज को और बड़ा करना है तो ट्रांसफॉर्म में चाहिए, स्केल में इसकी वैल्यू का बड़ा छोटा ऐसा कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर ऐसा नंबर की वैल्यू को डाल के। तो मैं इसे 2 कर देता हूँ जैसे। ओके, 2 नहीं, इसे 1.5 ही रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 1.5। और अब देखते हैं, 1 मिनट में 3D वाले एरिया में भी आके चीज़ों को चेकआउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे भी चीज़ें ठीक लग रही है देखने में, और मैं आपको इसे ऐसा रफली प्ले अप करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, तो फाइनली यहाँ पर हमारा नेब्यूला क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पर हमारी सारी चीजें कनेक्ट अप हो चुकी हैं। बस यहाँ पर हमारा नोड स्ट्रक्चर बड़ा खराब सा देखने में लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने कैसे क्या चीजों को कनेक्ट किया है, तो आप उस चीज को बड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। नहीं तो लाइक हाँ, थोड़ा बहुत भी लाइक एक दो सेटिंग ऊपर नीचे हो जाएगी तो दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। और इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे और डिटेलिंग को भी अडेप्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ग्लो को अडेप्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप क्या अडेप्ट कर सकते हैं, हाँ, स्टार्स को भी अडेप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लेंस फ्लेयर का भी यूज ले सकते हैं, हाँ, उस पे लाइक बहुत जो हार्श टाइप की ऐसा मतलब लाइट की रिफ्लेक्शन जैसी चीज कुछ बनती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए आप वहाँ पे ऐसा ब्लड को भी अडेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर ग्लो को अडेप्ट कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर ग्लो को ऐसे अडेप्ट कर देता हूँ, और जैसे कि चलिए मैं फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे ग्लो को अडेप्ट करके दिखा देता हूँ। तो मैं इस वाले ग्लो को अडेप्ट कर देता हूँ यहाँ पे, कुछ यहाँ पर अडेप्ट इसे कर देते हैं। ओके, तो ब्राइटर पार्ट्स में आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। और इसके बाद मैं आपको लेंस फ्लेयर को भी अडेप्ट करके दिखा देता हूँ, अगर मैंने बोला है तो, हाँ, मतलब बोला है मैंने, मुझे तो ये ध्यान में है। तो यहाँ पर मैं एक इमेज प्लेन 3D को ऐसे अडेप्ट कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लेंस फ्लेयर को अडेप्ट कर देते हैं। तो मैं उसको यहाँ से नहीं, मैं इफेक्ट्स वाले एरिया पे ऐसा लेंस फ्लेयर को सर्च कर लेता हूँ। तो लेंस फ्लेयर यहाँ पे आ चुका है। वैसे मैं और लेंस फ्लेयर को भी ऐसा एक्सप्लोर कर सकता हूँ, तो मैं टेम्पलेट्स में फ्यूजन वाले एरिया पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मल्टीपल तरह के हमें लेंस फ्लेयर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मैं किसी रैंडम से लेंस फ्लेयर को भी उठा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर वर्जन 34 में से कोई उठा लेता हूँ, तो इसे ही उठा लेते हैं। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे आ चुकी है। पहले इमेज प्लेन 3D को यहाँ पर ऐसा कनेक्ट अप कर देते हैं, और इमेज प्लेन 3D को इधर कहीं जोड़ देते हैं, और देखते हैं कि ये चीज़ कैसी लग रही है। थोड़ा सा आगे खींच लेंगे, 1 मिनट, थोड़ा सा और आगे। और अब लेंस फ्लेयर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये चीज़ कैसे देखने में लग रही है। तो पहले मैं इसे बैकग्राउंड से कनेक्ट करके ऐसा चेक कर लेता हूँ। तो बैकग्राउंड को यहाँ पर उठा के ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर से ऐसा जोड़ देंगे,
और इसे इधर की तरफ इनेबल कर लेते हैं। तो ये चीज़ कुछ ऐसी लग रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस लेंस फ्लेयर में आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर इन सारे एलिमेंट्स को भी बंद कर देता हूँ, ओके। क्यों, मतलब मैं इन सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ओके। तो मैं इन सबको भी पहले बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये मुझे अभी देखने में अच्छे नहीं लग रहे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा पीसी भी स्लो अप हो चुका है अच्छे से। तो सबको बंद कर देते हैं फटाफट। और इसके बाद यहाँ पर जो हार्स वाली चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लर का यूज़ करके हम लोग इसे ऐसे हटा देंगे। तो मैं यहाँ पर ब्लर को एडअप कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं किसी भी ब्लर को एडअप करके दिखा देता हूँ। तो मैं अपने फेवरेट ब्लर को एडअप करता हूँ, जो कि गॉसियन ब्लर। तो हम लोग इसे यहाँ पर एडअप कर लेते हैं। तो मैं इसकी वैल्यू को अभी के लिए फिलहाल के लिए कुछ 0.5 ऐसा ले लेता हूँ। पॉइंट लगाते थे बीच में, एंटर, ओके। और फिर इसके बाद हम लोग इस लेंस फ्लेयर को इमेज प्लेन 3D से ऐसा कनेक्ट कर देते हैं इधर। तो ये चीज़ यहाँ पर ऐसा अपलोड अप हो चुकी है। और मैं इसकी स्ट्रेंथ को और इंक्रीज कर देता हूँ एक्चुअली। और फिर लेंस फ्लेयर पर जाते हैं, इसे थोड़ा सा रोटेट कर देंगे। एक मिनट, इसे और छोटा मैं पहले कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं। तो पहले मैं इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और इसे हल्का सा रोटेट भी करेंगे। तो रुकिए, मैं इधर आके काम कर लेता हूँ। इधर आ जाते हैं, इसकी साइज को थोड़ा सा कम कर देंगे, कुछ इतना। और इससे कहीं ऊपर की तरफ ले जाते हैं, और थोड़ा सा इधर की तरफ धकेल देंगे। और इसे हल्का सा रोटेट भी कर देते हैं लगे हाथ, और हल्का सा इसे रोटेट करने का भी ट्राई करते हैं। हम्म, हम्म, थोड़ा सा और ओके। और थोड़ा सा इसे कहीं कोने में प्लेस अप कर देते हैं ऐसा। और इसे कहीं हम लोग ऊपर कहीं साइड में ऐसा प्लेस अप कर देंगे, ऐसा कुछ कर देते हैं। और इसे हम लोग कहीं ऊपर ऐसा कोने में प्लेस अप कर देते हैं, कुछ इधर की तरफ। तो चलिए कहीं रैंडमली इधर ही प्लेस अप कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने बस गलती से एक काम ये कर दिया था कि मुझे यहाँ पर गॉसियन ब्लर को यहाँ पे नहीं कनेक्ट करना था, लेंस फ्लेयर के बाद मुझे इसे कनेक्ट करना था कुछ यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पर आपको ब्लर का इफेक्ट देखने को सही से मिल पाएगा। ये मैं एडिटिंग वाले पार्ट में मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया था, ओके। और मैं इसे यहाँ पे पहले इनेबल कर लेता हूँ इस चीज़ को। और मैं इस इमेज प्लेन 3D को पहले इधर इनेबल कर लेता हूँ। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो गॉसियन ब्लर को जब आप यहाँ पे ऐसा अप्लाई करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऐसा ये बहुत हार्ड सी लाइट यहाँ पे पड़ रही थी, अब वो चीज़ यहाँ पे कुछ ऐसी दिख रही है, बस यहाँ पे लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो आप यहाँ पे चाहे तो ऐसे लेंस फ्लेयर का यूज करके एक किसी भी डिफरेंट कलर के स्टार को भी ऐसा अडेप्ट कर सकते हैं, ग्लो को अडेप्ट कर सकते हैं, और ऐसे ही आप अपनी मर्जी से फर्दर और भी डिटेलिंग का काम कर सकते हैं कंटिन्यू आगे। और फिर चलिए यहाँ पर हमारा नेब्यूला बन के हो चुका है कंप्लीट। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर नेब्यूला को क्रिएट करते हैं। तो चलिए आशा करता हूँ कि आपको कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिला होगा। और बाकी चलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग ने मल्टीपल चीजों को क्रिएट करके देखा। मोस्ट लाइकली यहाँ पर जो हमारा मेन थीम था कि हम लोग 3D स्पेस सीन को कैसे क्रिएट करते हैं डाउनस्ट्रीम रिजॉर्ट के अंदर, उस चीज को मैंने इस वीडियो के अंदर कवर अप कर दिया है। लाइक मैंने यहाँ पर आपको ये बता दिया कि 3D स्पेस के अंदर कैसे प्लैनेट्स को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे लाइक अदर स्पेस ऑब्जेक्ट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे नेबुला को क्रिएट करके दिखाया। ऐसा ही आप अपनी और क्रिएटिविटी दिखा के और भी एडिशनल चीजों को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें स्पेस में ऐसा होती हैं। तो मल्टीपल चीजें सीखी हम लोग ने इस वीडियो के अंदर। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हुई, क्योंकि क्योंकि जिस वीडियो के अंदर मैंने आपको 3D रील एडिटिंग सिखाई थी, उस वीडियो के अंदर आप सभी ने मैसिव सपोर्ट दिखाया था, तो उसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद। और फिर उसके बाद मैं ऐसा कुछ प्लान कर रखा था कि लाइक अब फ्यूजन पे और क्या लाया जाए, तो मैंने इस चीज की प्लानिंग कर रखी थी यहाँ पर। और बाकी चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और बाकी आप चाहे तो यहाँ पर मल्टीपल चीजों को और अपने सीन में ऐसे अडेप्ट कर सकते हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि वो काम तो आप यहाँ पे कर ही लेंगे। और बाकी चलिए गाइस, फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम सभी ने जाना कि कैसे हम लोग एक 3D स्पेस एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं फ्यूजन पेज के अंदर। और इसी के साथ मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि हमारी अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, उस चीज को आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी, इस चीज को भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप सभी से एक और बात ये शेयर करना चाहूंगा, जैसे कि मुझे यहाँ पर बहुत सारे ऐसा सजेशंस मिलते रहते हैं कि जो चीज ऐसा आफ्टर इफेक्ट्स में क्रिएट हो सकती है, उसको मैं यहाँ पर ऐसा फ्यूजन पेज में क्रिएट करके दिखाऊं, या फिर इस टॉपिक के अराउंड मुझे यहाँ पर सजेशंस मिलते रहते हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा, तो देखिए मुझसे जितनी चीजें ऐसा पॉसिबल हो पाती है, लाइक मैं जितनी चीजों को यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, उन पे मैं वीडियोस को जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ मैं आपसे यहाँ पे ये चीज भी कहना चाहूंगा, जैसे कि आपने खुद भी देखा होगा कि आप कहीं पे ऐसा जॉब ओपनिंग देखते होंगे, या फिर ऐसी कोई भी पोस्ट आप देखते होंगे,
तो कोई भी अगर यहाँ पर ऐसा मोशन ग्राफिक्स की डिमांड कर रहा होता है, तो आज के समय में कोई भी यहाँ पर फ्यूजन पेज के बारे में बात नहीं करता कि भाई मुझे ऐसा बनना चाहिए जो फ्यूजन पेज में काम करे। सब लोग यहाँ पर ये मान के चलते कि कोई भी ये मोशन ग्राफिक्स के अराउंड का काम करता है, वो आफ्टर इफेक्ट्स में वो इंसान काम करता होगा। तो इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर तो यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स है मोशन ग्राफिक्स का काम करने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि आपको फ्यूजन पेज के अंदर आइडिया लगता ही होगा कि आपको मेरे वीडियोस के द्वारा ये तो पता चल ही जाता है कि फ्यूजन पेज के अंदर कैसे क्या काम को करना है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर प्लानिंग कर ली है कि मैं अपने फ्यूचर वीडियोस के अंदर आफ्टर इफेक्ट्स को भी कवर अप करूंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे ये मानना है अगर आप यहाँ पे डाउन सी रिजॉल्व या फिर फ्यूजन पेज तक लिमिटेड रह जाएंगे तो थोड़ा सा मतलब बहुत बार ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता है, मुझे आफ्टर इफेक्ट्स पे काम करने वाला एक बंदा चाहिए, तो आपको भी ऐसा बुरा लगेगा कि लाइक मैं वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाया क्राइटेरिया की वजह से। तो यहाँ पर हम लोग किसी नए सॉफ्टवेयर को सीखना शुरू करने वाले जो कि आफ्टर इफेक्ट्स। बस मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता था। वहाँ पर मोस्ट लाइकली मैं कुछ ऐसा थीम फॉलो करूंगा कि वहाँ पर मैं आपको डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, वैसा कुछ थीम रख के हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स को सीखने की कोशिश करेंगे अपने आने वाले वीडियोस के अंदर। तो ऐसे मैंने यहाँ पर कुछ प्लानिंग कर रखी है और यहाँ पर मैं आप सभी से भी सजेशंस मांगना चाहूंगा कि वहाँ पर मुझे किन किन चीजों को कवर अप करना चाहिए और किन चीजों में आपको प्रॉब्लम आती है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, उन सारी चीजों को आप मुझ तक कन्वे कर सकते हैं। तो ऐसे आपकी यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है आप उसे मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा, तो ऐसे वो चीज मेरे लिए बड़ी ही हेल्पफुल रहेगी। और बाकी चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आप सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल पर न्यू तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद। You got me on